तो हमारी स्टोरी यहीं से शुरू होती है। इस मिजरेबल प्लेनेट के दूसरे कोने में, खासकर एक ऐसे फॉरेस्ट में जिसे बनाने वाला शायद बहुत बैड मूड में था, कोई इंसान बड़ी सावधानी से वॉरियर्स की लाशों के बीच चल रहा था, जैसे ये उसकी सबसे बेकार मॉर्निंग वॉक हो। और अचानक, जैसा कि हर क्लीशे में होता है, ग्लोइंग रेड आइज वाला एक टेरिफाइंग मॉन्स्टर उस पुअर यंग मैन के सामने कूद जाता है। बेचारा लड़का डर के मारे ऐसे हिल जाता है जैसे किसी ने उसे बता दिया हो कि उसका इंटरनेट सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो गया है। और फिर शुरू होती है एक फियर्स बैटल, अच्छे ह्यूमंस और इविल सैवेज क्रीचर्स के बीच। इस पूरे केओस के बीच हमारे यंग हीरो की आंखों में एक ब्लू ग्लो चमकता है और उसकी लेटेंट पावर अनलीश हो जाती है। आखिर यही तो हर स्टोरी में होता है ना? वो लॉजिक को पीछे छोड़ देने वाली स्पीड से मूव करता है, अपनी सोर्ड ऐसे चलाता है कि कोई भी सुशी शेफ शर्म से लाल हो जाए। वो तेज और दमदार वार करता है और सामने आने वाले हर मॉन्स्टर को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है। लेकिन ठहरिए, ये सब हीरोइज्म असल में बस एक सिली कमर्शियल था जो रूइंड सिटी के बीच में लगे एक जायंट स्क्रीन पर चल रहा था। ये एड डिस्पैच टू द वर्ल्ड्स प्रोग्राम को प्रमोट कर रहा था और इसे फ्यूचर के तौर पर दिखा रहा था। वहीं एक ब्राउन हेयर वाला यंग मैन उस एड को घूरता खड़ा था, जैसे वह किसी डे ड्रीम में खो गया हो। तभी एड में जोर से आवाज आती है, अप्लाई नाउ। और वो लड़का अचानक अपनी डे ड्रीम से बाहर आ जाता है। और ठीक जब उसका सेवियर हीरो बनने का सपना पूरा होने ही वाला था, तभी किसी ने उसके कंधे पर जोर से हाथ रखा और उसे कड़वी हकीकत में वापस खींच लिया। वो मुड़कर देखता है तो सामने उसका बॉस खड़ा होता है, एक बूढ़ा आदमी जिसके चेहरे से लगता है कि उसकी लाइफ से हैप्पीनेस बहुत पहले ही रिटायर हो चुकी है। बॉस गुस्से में चिल्लाते हुए पूछता है कि वो काम करने के बजाय यहां खड़े होकर एड को क्यों घूर रहा है। यंग मैन तुरंत झुककर माफी मांगता है, लेकिन बॉस अपनी आदत के मुताबिक लंबा लेक्चर शुरू कर देता है कि इस जनरेशन के यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनके ये अजीब और बेकार ड्रीम्स। फिर वो ऐसे टोन में ऑर्डर देता है जिसमें बहस की कोई जगह ही नहीं होती, जल्दी से जाकर वो क्लाइंबिंग प्लांट्स हटा दे। हमारा हीरो तुरंत मान जाता है और एक छोटा सिकल उठाकर निकल पड़ता है। ये उसका हथियार था बेरोजगारी के खिलाफ जंग में। लेकिन उसके दिल में एंग्जाइटी थी, डर था कि कहीं वो फिर से फायर्ड न हो जाए, क्योंकि पहले ही दिन अटेंशन खींचना कोई समझदारी नहीं थी। पीछे से बॉस की ग्रम्बलिंग वॉइस उसकी मिजरेबल लाइफ का साउंड ट्रैक जैसी लग रही थी। लेकिन तभी अचानक वो बूढ़ा आदमी चुप हो जाता है। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वो देखता है कि यंग मैन सुपर ह्यूमन स्पीड और एफिशिएंसी से सारे प्लांट्स हटा रहा है। कुछ ही पलों में सारे डैम प्लांट्स बड़े बड़े बैग्स में भर दिए जाते हैं। पहली बार बॉस उसकी तारीफ करता है और मानता है कि आजकल ऐसे हार्डवर्किंग यंग मैन बहुत कम देखने को मिलते हैं। वो उसे इनाम के तौर पर जल्दी घर जाने की परमिशन दे देता है। यंग मैन बैग को कंधे पर रखकर घर की ओर चलता है, लेकिन उसके चेहरे पर सैडनेस साफ झलकती है। वो सोच रहा था कि हीरोइक डिस्पैच में शामिल होना उसके जैसे किसी आदमी के लिए बस एक दूर का ड्रीम ही है। और फिर हमें पता चलता है कि प्लेनेट अर्थ का हाल भी ज्यादा अच्छा नहीं था। वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, अपनी वाइटैलिटी खो चुकी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई ऑनलाइन गेम जिसके सर्वर्स हमेशा के लिए शट डाउन हो गए हों। और तभी एक मिस्टीरियस एब्सोल्यूट बीइंग प्रकट हुआ, जिसने इस बर्बाद दुनिया को एक मैजिकल सॉल्यूशन ऑफर किया। लाखों हीरोज, या कहें डिस्पैच्ड, इस रूइंड प्लैनेट को छोड़कर दूसरे वर्ल्ड्स की ओर निकल गए। वो वहां से वाइटैलिटी लाकर किसी तरह अर्थ की बची खुची लाइफ को बचाने में सफल रहे। हमारा यंग मैन अपना सिकल पकड़े दूर के होराइजन को देखता है और मन ही मन ताना मारता है, क्या कभी वो भी उन सुपर हीरोज में गिना जाएगा? काम खत्म करके वो डिजर्टेड स्ट्रीट से गुजरता है, गहरी साई लेता है। उसकी लाइफ की एकमात्र उम्मीद थी कि कल फिर से प्लांट्स हटाने का काम मिल जाए। कुछ देर बाद वो एक गवर्नमेंट बिल्डिंग पहुंचता है जो लोगों से खचाखच भरी थी। काफी पुशिंग एंड शविंग के बाद वो किसी तरह एक एम्प्लॉई डेस्क तक पहुंचता है। यंग मैन खुद को ओशांसू के नाम से इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि वो अपनी फैमिली रियूनियन इन्वेस्टिगेशन का स्टेटस चेक करने आया है। एम्प्लॉई बड़ी ठंडी नजर से अपनी स्क्रीन को देखता है
उस पर इन्वेस्टिगेशन डिपॉजिट बैलेंस की डिटेल्स चमक रही होती हैं। जाहिर हो रहा था कि चांदसू ने अपनी डिस्पैच्ड फैमिली को ढूंढने के लिए अपनी जान की कमाई खर्च कर दी थी, लेकिन बैलेंस अभी भी इनसफिशिएंट था। पूरी कोल्डनेस से एम्प्लॉई कहता है, ये एक एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन है, हम फ्री में काम नहीं करते, पैसा लेकर आओ फिर बात करना, और अगले विक्टिम को बुलाने के लिए बटन दबा देता है। इसी बीच एक और आदमी सबको धक्का देकर आगे बढ़ता है, बेचैनी से विनती करता है कि उसे कुछ भी बता दो, चाहे बस उस वर्ल्ड का नाम ही सही जिसने उसकी फैमिली को निगल लिया। हमेशा की तरह भीड़ में से कोई चिल्लाता है, तू अकेला नहीं है जो इस दुनिया में ट्रेजेडी झेल रहा है। और हमारा हीरो चांदसू इस पूरे डेस्परेट सर्कस से चुपचाप बाहर निकल जाता है। वह अपने अंधेरे घर में लौटा और जैसे ही उसने अपनी एंट्री अनाउंस की, उसे सिर्फ खालीपन ने जवाब दिया। फर्श पर एक एम्प्टी फूड कैन लुढ़कते हुए उसके स्वागत में आ गई, मानो कोई बेहद पैथेटिक ड्रामेटिक सीन चल रहा हो। उसकी यादें लौट आईं। उसे याद आया कि उसके पिता एक हाई रैंकिंग रिटर्नी थे, एक सच्चे हीरो। लेकिन जैसे जैसे प्लैनेट की स्थिति बिगड़ती गई, उन्हें फिर से डिस्पैच कर दिया गया और वह मिशन एक वन वे ट्रिप बन गया, क्योंकि वे कभी वापस नहीं आए। फिर उसे याद आया कि उसकी माँ ने कहा था कि वह दादी के साथ पिता के पीछे जाएंगी और जल्दी लौट आएंगी। उन्होंने उससे कहा था, बस कुछ दिन इंतजार करना। लेकिन लगता है उनकी डिक्शनरी में कुछ दिन का मतलब था हमेशा के लिए, क्योंकि वह भी गायब हो गईं, उसे अकेला छोड़कर। अब इतने सालों बाद उसके पास उनकी यादें इतनी धुंधली हो चुकी थीं कि वह मुश्किल से उनके चेहरे जोड़ पाता था। अचानक उसकी दुनिया ने मानो उसके साथ नाचना शुरू कर दिया। सब कुछ हिलने लगा और एक तेज रोशनी प्रकट हुई, जिससे वह सोचने लगा कि यह परेशान करने वाला तमाशा आखिर हो क्या रहा है। एक वायलेंट ट्रेमर ने उसे कमरे में ऐसे फेंका जैसे कोई पुराना टूटा फूटा गुड्डा हो। उसका सिर दीवार से टकराया और एक क्लॉक उसके ऊपर आ गिरा, मानो इस ट्रेजिक पल का एक आयरॉनिक कॉमेडिक एंड हो। जब उसे होश आया, वह सोचने लगा, व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड। सिर में भयंकर दर्द महसूस करते हुए उसने अपना फोन उठाया, जहां एक डिजास्टर अलर्ट दिखा रहा था कि एक रिटर्नी की वापसी से आई शॉकवेव ने यह अर्थक्वेक और फ्लैश पैदा किया। और ठीक उसके नीचे एक ब्रेकिंग न्यूज थी जिसने उसे दीवार से भी ज्यादा हिला दिया। लेजेंडरी एस क्लास रिटर्नी अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर रहा था। वह उलझन में सोच रहा था, इस न्यूज को बार बार पढ़ते हुए। टेलीवाइज्ड इंटरव्यू में घायल रिटर्नी दिखाई दे रहा था, जो कह रहा था कि वह गॉड को बचाने में नाकाम रहा। उसने अपने सभी कॉमरेड्स खो दिए और मजबूर होकर अकेला ही वापस लौट आया। वह कह रहा था कि यह सब ऐसे है जैसे कोई कायर भाग कर आ गया हो। इसी वजह से अब न तो उसके पास क्वालिफिकेशंस बची हैं और न ही इच्छा कि वह किसी और मिशन पर जाए। इसलिए वह अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर रहा है और सभी से विनती कर रहा है कि वे उम्मीद मत खोएं और खुद अर्थ की रक्षा करें। इसके बाद ग्रिम हेडलाइंस चलने लगीं कि अब अर्थ कैसे बचेगी जब हीरोज एक एक करके पीछे हटने लगे हैं, खासतौर पर तब जब पॉपुलेशन 500 मिलियन से भी नीचे गिर चुकी है। हमारा हीरो अंधेरे कमरे में बैठा था, मिशन की फेलियर और इस रिटायरमेंट को लेकर गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ। ऐसे में उसने दरवाजे पर आवाज सुनी। इतनी देर रात कौन आया होगा? उसे तो याद भी नहीं था कि उसके कोई फ्रेंड्स हैं। वह थके कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा और जैसे ही दरवाजा खोला, सामने एक अजीब क्रीचर खड़ा था। एक रैबिट जो एलिगेंट सूट और टाई पहने हुए था और बड़े अदब से पूछ रहा था, क्या मिस्टर ओ शंसू घर पर हैं? उसने धीरे से दरवाजा खोला, सोचते हुए कि शायद यह प्लैनेट के इतिहास का सबसे अजीब मजाक है। लेकिन जैसे ही उसने उस सरियल सीन को देखा, वह वहीं जम गया। शॉक इतना जबरदस्त था कि वह पीछे की ओर गिर पड़ा और पूरी ताकत से चीखने लगा। इस भयानक दिन के अंत में उसने सबसे आखिरी चीज की उम्मीद की थी, अपने दरवाजे पर एक टॉकिंग रैबिट देखने की। वह क्रीचर उसे शांत कराने की कोशिश करने लगा। उससे कहता है कि वह चुप हो जाए क्योंकि उसके पास बहुत अच्छी खबर है। फिर वह बड़ी एक्साइटमेंट से उसे कंग्रेचुलेट करता है कि उसे चुन लिया गया है एक डिस्पैच्ड बनने के लिए, जैसे उसने कोई फ्री ट्रिप जीत ली हो।
शानसू उसे देख पूरी तरह कंफ्यूजन में पड़ जाता है। सोचता है कि आखिर यह कौन सा हेल्यूसिनेशन है जो रैबिट्स को बोलने और कॉस्मिक जॉब ऑफर देने पर मजबूर कर रहा है। रैबिट उसके चेहरे पर फैली कंफ्यूजन को पूरी तरह समझ रहा था, जैसे उसने ऐसे एक्सप्रेशंस कई बार प्रैक्टिस किए हों। लेकिन उसने शानसू को भरोसा दिलाया कि उसकी सिलेक्शन का डिसीजन पूरी तरह असली है और इस पर शक करने की कोई वजह नहीं। अपनी बात साबित करने के लिए उसने अपनी जेब से ग्लोबल डिस्पैच सपोर्ट सेंटर का ऑफिशियल आईडी कार्ड निकाला और शांति से सुझाव दिया कि अगर उसे अभी भी यह प्रैंक लगता है तो वे जगह बदल लेते हैं। चलते चलते रैबिट ने उससे पूछा कि क्या उसके पास कोई स्पेशल टैलेंट है, क्योंकि ज्यादातर ह्यूमंस के पास कम से कम एक तो होता ही है। शानसू ने बिना कोई लाग लपेट के जवाब दिया कि जैसा रैबिट को शायद पहले से पता होगा, वह इस मिशन के लिए पूरी तरह अनक्वालिफाइड है। उसने समझाया कि उसका एकमात्र हुनर पेड़ पौधे और झाड़ियां काटना है और उसे नहीं लगता कि सुपर गार्डनर दूसरी दुनिया में कोई सॉट आफ्टर क्लास होगी। रैबिट ये सुनकर कॉमिकली शॉक्ड हो गया, जिस पर चांसू ने हैरानी से पूछा कि क्या उसे यह पहले से पता नहीं था। लेकिन रैबिट ने तुरंत खुद को संभालते हुए डिप्लोमेटिक अंदाज में कहा कि सब ठीक है और हर चीज किसी न किसी कारण से होती है। उसने उसे भरोसा दिलाया कि उसकी सिलेक्शन अब भी वैलिड है और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर शानसू ने इस अजीब क्रीचर को उसके साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए धन्यवाद दिया। शानसू चारों ओर हैरानी से देख रहा था। यकीन नहीं हो रहा था कि वह सचमुच डिस्पैच सेंटर में खड़ा है। उसे लग रहा था कि उसकी लंबे समय से इंतजार की गई अपनी मिजरेबल लाइफ बदलने की चांस आखिरकार आ गई है। रैबिट ने सुझाव दिया कि वे अपनी बात उस विशाल और शानदार दरवाजे के अंदर जाकर जारी रखें। शानसू उस डोर के आकार को देखकर दंग रह गया। सोच रहा था कि ग्लोरी और दूसरी वर्ल्ड्स बस इसी डोर के उस पार हैं। उसने पूरी ताकत लगाकर डोर को धक्का दिया, लेकिन डोर 1 इंच भी नहीं हिला। तभी रैबिट ठंडे अंदाज में पूछता है, तुम कर क्या रहे हो? रैबिट ने समझाते हुए कहा कि असली एंट्रेंस तो कहीं और है, और उसने इशारा किया एक बहुत छोटे दरवाजे की ओर जो बिल्कुल रैबिट्स के साइज का था। शानसू गुस्से में भड़क गया और चिल्लाते हुए बोला, मैं इस छोटे से ओपनिंग से कैसे जाऊं? रैबिट ने बड़ी शांति से जवाब दिया कि वो आराम से अंदर जा सकता है। इस पर शानसू चीखते हुए बोला, वो इसलिए क्योंकि तुम एक रैबिट हो। शानसू फ्रस्ट्रेशन से भर गया और गुस्से में ऐलान कर दिया कि वो अब घर जा रहा है, क्योंकि उसने इस फार्स से तंग आ चुका है। तभी रैबिट ने उसे रोक लिया और कहा, तुमने पहले हर टेस्ट में फेल किया था और तुम्हें अनक्वालिफाइड माना गया था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ऐसा मौका तुम्हारे दरवाजे पर दोबारा दस्तक देने आएगा? फिर उसने तंज कसते हुए कहा कि वह बस शानसू के अपने ही थॉट्स को क्वोट कर रहा है, जो अभी अभी उसके दिमाग में चल रहे थे। इससे शानसू को गहरा पछतावा हुआ कि उसने इतने मुश्किल से मिली सिलेक्शन को छोड़ने की सोची थी। आखिरकार उसने अपने भाग्य के आगे घुटने टेक दिए और हाथ पैर के बल उस छोटे दरवाजे से क्रॉल करना शुरू किया। यह उसकी जिंदगी का सबसे ह्यूमिलिएटिंग सीन था। अंदर से रैबिट लगातार उसे हरी अप कर रहा था, बिना उसकी फीलिंग्स की परवाह किए। आखिर बड़ी मुश्किल से अंदर पहुंचकर शानसू खड़ा हुआ, लेकिन यह देखकर निराश हो गया कि रूम अंदर से एकदम ऑर्डिनरी लग रहा था। रैबिट ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसके पास शानसू के लिए एक परफेक्ट वर्ल्ड है, एक ऐसी जगह जो सिर्फ उसी के लिए बनाई गई है। उसने समझाया कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग वर्ल्ड्स चुने जाते हैं। फिर उत्साहित होकर उसने कहा, तुम्हारे लिए मैंने जो वर्ल्ड चुना है उसका नाम है लैंड ग्रैबिंग विद अ टेम्पलेट सिस्टम। शानसू की भौहें सिकुड़ गईं। ये नाम सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे कोई सस्ता वीडियो गेम टाइटल हो। रैबिट थोड़ा नर्वस हो गया, जैसे उसे शक हुआ कि शायद शानसू इस वर्ल्ड के बारे में कुछ जानता है। लेकिन शानसू ने सिर हिलाया और कहा कि उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना। फिर घबराते हुए पूछा, ये कोई अजीब जगह तो नहीं है ना? इतना सुनते ही रैबिट के चेहरे पर एक विकेट सी मुस्कान आ गई। वो हंसते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, ये तो इस समय का सबसे पॉपुलर वर्ल्ड है, और सबसे अच्छी बात, ये एक गॉड की प्रोटेक्शन में है। गॉड का नाम सुनते ही शानसू जम गया।
उसे तुरंत याद आया वो रिटर्नी जो न्यूज में ब्रेकडाउन कर चुका था और जिसने गॉड को प्रोटेक्ट न कर पाने का गिल्ट जताया था। रैबिट ने जल्दी से उसे रियश्योर करते हुए कहा, इसका उन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये बिल्कुल नहीं ज्यादा सस्पिशियस लग रहा था। यहीं से असली गेम शुरू हुआ। शांसू ने सावधानी से पूछा, ये गॉड आखिर है कौन? वो उम्मीद कर रहा था कि कोई मैजेस्टिक नाम सुनेगा। रैबिट ने कंधे उचकाते हुए कहा, कॉस्मिक ब्यूरोक्रेटिक रूल्स के हिसाब से गॉड पूरी तरह से रैंडम चुना जाता है, लेकिन आज तुम्हारा लकी डे है। अगर तुम अभी ज्वाइन करते हो तो तुम्हें खुद चूज करने का मौका मिलेगा। जादूगर जैसी नाटकीय अदा में उसने 3 आइडेंटिकल कार्ड्स निकाले और मुस्कुराते हुए कहा, तो रेडी हो अपनी डेस्टिनी चुनने के लिए? शांसू घबराते हुए बोला, गॉड चुनने का मेरा एक्सपीरियंस 0 है। कहीं मैं खुद ही कोई डिजास्टर न चुन लूं। रैबिट ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जल्दी फैसला करो, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। टाइम निकल रहा है। शांसू आखिरकार मान गया। उसे लगा कि ऐसा चांस फिर कभी नहीं आएगा। मन ही मन खुद को कोसा कि क्यों अब तक इतनी हेजिटेशन कर रहा था। फिर ऐसे कार्ड उठाया जैसे अपनी आखिरी बाजी खेल रहा हो, और तभी उसके सामने प्रकट हुआ एक विशाल स्केलेटल क्रीचर जिसकी आंखों से पर्पल लाइट चमक रही थी। उसके पीछे खड़ी थी पूरी अनडेड आर्मी। कार्ड पर लिखा था, गॉड ऑफ बैनिशमेंट, 44% प्रोबेबिलिटी। शांसू के होश उड़ गए। इतना शौक लगा कि जीभ निगल लेने वाली हालत हो गई। रैबिट ने बेहद ठंडे लहजे में कहा, रिलैक्स, ये बस प्रोडक्ट का विजुअल प्रेजेंटेशन है। इतना डर क्यों गए? अब भी डरे हुए शांसू ने गुस्से से कहा, ये किस तरह का गॉड है जो हॉरर मूवी की तरह एंट्री करता है? गॉड ऑफ बैनिशमेंट नाम सुनकर ही बुरा शक हो रहा है। ये तो डिजास्टर फिक्स लग रहा है। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या मैं एक बार और ड्रॉ कर सकता हूं? रैबिट के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं? शांसू ने राहत की सांस ली, फिर दूसरा कार्ड खींचा, उम्मीद करते हुए कि इस बार कोई फ्लावर एंड पीस वाला गॉड मिलेगा। लेकिन फिर वही गॉड ऑफ बैनिशमेंट, इस बार 45% प्रोबेबिलिटी के साथ। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, यह चीटिंग है। हर बार वही कैटास्ट्रॉफिक गॉड क्यों आ रहा है? रैबिट की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसने गंभीर आवाज में कहा, कार्ड्स में कोई गड़बड़ी नहीं है। फिर उसने शांसू को तेज नजरों से घूरते हुए पूछा, समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? शांसू एकदम पीछे हट गया। अभी तक जो क्यूट सा रैबिट था, उसका यह अचानक सीरियस हो जाना उसके रोंगटे खड़े कर गया। रैबिट धीरे से बोला, यह आखिरी मौका है, सोच समझ कर चुनो। शांसू ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और मन ही मन बोला, हे भगवान, इस बार प्लीज कोई अच्छा कार्ड ही देना। उसने हाथ बढ़ाया जैसे जिंदगी का सबसे बड़ा दांव खेल रहा हो और आखिरी कार्ड उठा लिया। अचानक कमरे में हल्की सी हरी रोशनी फैल गई। शांसू ने आंखें खोली और खुशी से ऑलमोस्ट कूद पड़ा। गॉडेस ऑफ अबंडेंस, प्रोबेबिलिटी 0.0001%। सच में? उसने कार्ड को फिर से देखा। इतना रेयर कार्ड, वो खुद पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसके चेहरे पर एक बेवकूफ़ी भरी मुस्कान आ गई। दिमाग में उसने गॉडेस को एक बेहद खूबसूरत औरत के रूप में इमेजिन कर लिया और उसकी आंखों में चमक आ गई। रैबिट ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारे चेहरे का एक्सप्रेशन बहुत डिस्गस्टिंग लग रहा है। तुम अभी क्या सोच रहे हो? शांसू थोड़ा शर्मिंदा हो गया और तुरंत नजरें फेर लीं, लेकिन तभी रैबिट ने फिर से पूछा, अनदर चांस लोगे? शांसू हक्का बक्का रह गया। क्या? अभी तो तुमने कहा था ये लास्ट चांस है। फिर धीरे से पूछा, अगर मैं इस कार्ड को चूज कर लूं तो होगा क्या? रैबिट के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। फिर तुम्हारी असली जर्नी शुरू होगी, अभी और इसी वक्त। शांसू के चेहरे का रंग उड़ गया। मतलब अभी जाना होगा? रैबिट ने कूल अंदाज में कहा, यस, यही तो मौका है जो हर कोई चाहता है। तुम एक नॉर्मल डिस्पैच नहीं बल्कि लेजेंडरी रिटर्नी बनोगे। लोग तुम्हारा नाम लेंगे, चीयर करेंगे और शायद तुम्हें सेवियर कहेंगे। शांसू चुप हो गया। दिल के अंदर डर भी था, लेकिन एक्साइटमेंट भी। उसने कार्ड को कसकर पकड़ा, जैसे खुद से कह रहा हो,
चलो, जो होगा देखा जाएगा। क्या कमाल का ऑफर है जिसे ठुकराना नामुमकिन है। रैबिट ने अपनी चालाक मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे लिए एक नई जिंदगी इंतजार कर रही है। सोच लो, अच्छे से सोच लो। कुछ पलों तक शांसू चुप रहा, जैसे पूरी जिंदगी का हिसाब लगा रहा हो। आखिर उसने गहरी सांस ली और सोचा, मेरी ये बोरिंग जिंदगी तो वैसे भी कहीं नहीं जा रही। अगर ये मौका छोड़ दिया तो हमेशा इसी फेलियर के चक्कर में फंसा रहूंगा। और इसी पल उसने हिम्मत दिखाते हुए अपना फैसला कर लिया। तभी अचानक सामने एक चमकदार कंग्रेचुलेशंस मैसेज आया, जैसे उसने कोई गेम जीत लिया हो। आप अब गॉडेस ऑफ अबंडेंस के ओबीडियंट सर्वेंट बन चुके हैं, ये प्राउडली अनाउंस किया गया। साथ ही लिखा था, तैयार हो जाइए, अब आप अपनी गॉडेस से मिलने वाले हैं। शांसू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और तभी उसके सामने हरी बालों वाली एक स्टनिंग लेडी प्रकट हुई। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसका चेहरा अब भी परछाई में छिपा हुआ था, जैसे बजट खत्म हो गया हो। वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, वेलकम, पोटेंशियल डिस्पैच्ड। शांसू को थोड़ी उम्मीद थी कि शायद उसे कोई ग्रैंड टाइटल मिलेगा, लेकिन यह तो बड़ा सिंपल निकला। इस हेवनली विजन के गायब होते ही वो कार्ड में बदल गई। शांसू वहीं जमीन पर बैठा हक्का बक्का रह गया। ये सब सच था या मैं हेलुसिनेट कर रहा था? लेकिन अगले ही पल उसके दिल में एक अजीब सी आग जल उठी। अब उसे लगने लगा कि वो इस मिस्टीरियस गॉडेस के साथ पूरी दुनिया जीत सकता है। नए जोश में उसने रैबिट से पूछा, अब अगला स्टेप क्या है? रैबिट ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, तुमने सही फैसला लिया। अब शुरू होती है तुम्हारी एडवेंचर। लेकिन जैसे ही शांसू ने हीरोइक गोल्डन गेट की उम्मीद की, अचानक सामने एक भयानक बैंगनी वॉर्टेक्स खुल गया, जो बिल्कुल नरक के दरवाजे जैसा लग रहा था। शांसू चिल्लाने लगा, रुको, मुझे सोचने का टाइम दो। लेकिन वो गेट भूखा था। उसने शांसू को खींचना शुरू कर दिया। शांसू मासूमियत से रैबिट से पूछता है, क्या हम सच में इस गुस्सैल दिखने वाली चीज में कूदने वाले हैं? रैबिट अपनी चालाक हंसी दबाते हुए कहता है, गुस्सा, ये वॉर्टेक्स है, मूड नहीं। जरा इसकी आर्टिस्टिक ब्यूटी एंजॉय करो। लेकिन शांसू के लिए ये किसी ब्लैक होल से कम नहीं था। उसे बस इतना लग रहा था कि ये उसकी जिंदगी की सबसे खराब जर्नी होने वाली है। फिर भी एक पल को हिम्मत जुटाकर वो खुद से कहता है, अब पीछे नहीं हटूंगा। पूरी दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं सिर्फ एक फेलियर नहीं हूं। लेकिन हीरोइक एंट्री लेने से पहले ही रैबिट उसे जोरदार किक मार देता है और शांसू हवा में उड़ता हुआ सीधे अननोन वर्ल्ड में गिरने लगता है। गिरते हुए वो अपने फरी दोस्त को दुनिया की सबसे क्रिएटिव गालियां देता है और रैबिट उसे हाथ हिलाते हुए बड़े प्यार से गुड बाय बोलता है, हैप्पी जर्नी मेरे ब्रेव हीरो। तभी अचानक एक मिस्टीरियस वॉइस रैबिट से पूछती है, इतनी वायलेंट इनकरेजमेंट क्यों दी? रैबिट कंधे उचकाते हुए कूल अंदाज में कहता है, डायरेक्ट इंटरवेंशन तो फॉरबिडन है, लेकिन बैक किक अलाउड है। वॉइस नाराज होकर कहती है, हमें ये लड़का खोना नहीं है। और हां, तुम अब भी अपने फेल्ड गॉड के साथ स्टिक कर रहे हो? रैबिट हां में जवाब देता है, ऑफ कोर्स, जिससे साफ हो गया कि स्टूपिडिटी सिर्फ ह्यूमंस तक लिमिटेड नहीं है। उधर शांसू धड़ाम से नए वर्ल्ड में गिरता है। तभी उसकी आंखों के सामने एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है। उसमें जो शॉकिंग इंफॉर्मेशन आती है, उससे उसका दिमाग घूम जाता है। वो टाइनी परसेंटेज जो उसने सोची थी रेयर गॉडेस की अपीयरेंस के लिए है, असल में वो उसकी इन्फ्लुएंस की साइज थी। मतलब उसने चूज कर ली है एक ऐसी गॉडेस जिसकी पावर फोन बैटरी के 1% जैसी है। ऑलमोस्ट डेड। शांसू एक आइकॉनिक स्क्रीम मारता है, नो। जमीन पर जोर से टकराते ही शांसू वहीं ढेर हो गया। चारों तरफ टूटे फूटे खंडहरों के बीच बैठा अपनी जीनियस डिसीजंस पर गहरा विचार करने लगा। इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसे तब मिली जब अब उसका कुछ करने का समय निकल चुका था। एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस इंडीड। वो खुद से बड़बड़ाया। हमारा हीरो खंडहरों के बीच निराशा में बैठा था। यही खंडहर उसका नया राज्य होना था। और फिर एकदम नॉर्मल रिएक्शन में वो पागलों की तरह हंसने लगा। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि किस भयंकर बवाल में वो खुद खुशी खुशी कूद पड़ा है।
उसी समय उसके सामने एक और सिस्टम विंडो प्रकट हुई जो उसे उसकी जीनियस चॉइस याद दिलाने आई थी। हाँ, वही गॉडेस ऑफ अबंडेंस जिसकी इन्फ्लुएंस लगभग 0 थी। शानसू ने अपने चारों तरफ देखा। टूटे मंदिर, बंजर जमीन, जैसे यहां सदियों से फैमिन हो। कड़वे सार्केज़म में वो बड़बड़ाया, अरे हाँ, अबंडेंस तो चारों तरफ बिखरी है, बस मुझे दिखाई नहीं दे रही। फिर एक और सिस्टम विंडो खुली, इस बार आधिकारिक वेलकम के साथ। उसे बताया गया कि ये लैंड ग्रैबिंग टेम्पलेट सिस्टम है और उसे टाइटल दिया गया, मैसेंजर फॉर गॉडेस ऑफ अबंडेंस। लेकिन नाम में ही टाइपो था। शानसू हक्का बक्का रह गया। अरे भाई, मेरी फैक्शन इतनी छोटी है कि सिस्टम को इसका नाम भी याद नहीं। थोड़ी देर उसने सोचा कि बैठकर अपनी किस्मत को कोसता रहे, पर फिर खुद से कहा, नहीं, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। कम से कम पता तो चले कि मैं किस मुसीबत में फंसा हूं। और वो धीरे धीरे उस सुनसान जगह की ओर बढ़ने लगा जहां शायद उसकी कहानी का अगला डिजास्टर इंतजार कर रहा था। शायद इस वीरान जगह में उसे कभी तो अपनी लेजेंडरी गॉडेस मिल ही जाएगी। इसी उम्मीद में शानसू धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक पुरानी सी सिकल पर गई, जो ऐसे पड़ी थी मानो उसका इंतजार कर रही हो। वो झुककर उसे उठाता है और जैसे ही उसकी उंगलियां उसकी ठंडी धातु को छूती हैं, उसे एक अजीब सी फैमिलियरिटी महसूस होती है, मानो ये उसका कोई पुराना दोस्त हो, उसकी मिजरेबल पिछली जिंदगी का साथी। लेकिन उसका इमोशनल मोमेंट ज्यादा देर नहीं टिकता, क्योंकि अचानक उसके पीछे से 2 चमकती आंखें अंधेरे को चीरती हुई नजर आती हैं। शानसू के पैर वहीं जम जाते हैं। दिल तेजी से धड़कने लगता है। ये कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं थी, ये मॉन्स्टर था। क्या मजाक है ये? वो घबराकर सोचता है। अभी तो मैंने अपनी गॉडेस को प्रॉपरली हाई भी नहीं बोला और ये मॉन्स्टर मेरा एंड क्रेडिट्स चलाने आ गया। मरने का नाम सुनते ही उसके अंदर का हीरो एक्टिवेट हो जाता है। वो सिकल को दोनों हाथों से पकड़ता है और पूरे ड्रामे के साथ हवा में लहराता है। पीछे हट जाओ, नहीं तो मैं काट डालूंगा। लेकिन जो क्रीचर अंधेरे से बाहर आया, उसे देखकर उसकी सारी हीरोइक एनर्जी गायब हो गई। वो कोई खून खराबा करने वाला दैत्य नहीं, बल्कि एक छोटा सा हैमस्टर था जो डर के मारे कांप रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं, जैसे कह रही हों, भाई, मैं तो बस अपनी जिंदगी जीने आया था, तुम ये सिकल क्यों लहरा रहे हो? शानसू ने हैरानी से सोचा, ये मॉन्स्टर है? ये इतना क्यूट और इतना डरा हुआ क्रीचर मॉन्स्टर कैसे हो सकता है? फिर उसके दिमाग में अचानक एक बहुत ही ईविल थॉट आया। अगर ये सिस्टम के हिसाब से मॉन्स्टर है, तो क्या मुझे इसे पकड़ने पर रिवॉर्ड मिलेगा? उसकी आंखों में चमक आई और चेहरा हल्का सा विलन जैसा बन गया। लेकिन उसकी ये भूखी नजर देखकर बेचारा हैमस्टर घबरा गया। वो चीखने लगा, अपने टाइनी हाथ पांव हवा में हिलाने लगा जैसे कह रहा हो, भाई, मैं इनोसेंट हूं, प्लीज लीव मी। शानसू ने कुछ देर सोचा और फिर निश्चय किया कि जब तक ये क्रीचर उसे खाने की कोशिश नहीं करता, वो इसे छोड़ देगा। असल में उसे ये थोड़ा क्यूट लगने लगा था। तभी हैमस्टर अचानक भागने लगा, लेकिन हर कुछ कदम पर रुककर पीछे मुड़कर शानसू को देखता, मानो कह रहा हो, चलना भाई, मेरे पीछे आ। शानसू ने भौहें चढ़ाईं, ग्रेट, अब मैं किसी हैमस्टर का फॉलोअर बन गया हूं। फिर भी क्यूरियोसिटी में उसके पीछे चल पड़ा। कोई बेहतर प्लान न होने के कारण शानसू ने कंधे उचकाए और उस छोटे क्रीचर के पीछे दौड़ पड़ा। ग्रेट, अब मैं हैमस्टर के पीछे दौड़ रहा हूं। अगला स्टेप, शायद मैं गिलहरियों की सेना ज्वाइन कर लूं। जैसे जैसे वो दौड़ता गया, उसे हैरानी होती रही कि ये छोटा सा हैमस्टर कितनी तेजी से भाग रहा है। ये तो फॉर्मूला 1 का चैंपियन निकला। वो हाँफते हाँफते सोचता है, पक्का ये मुझे किसी नई मुसीबत में फेंकने ले जा रहा है। आखिरकार वे एक छोटे से झरने तक पहुंचते हैं। पानी बिल्कुल साफ, जैसे कांच। शानसू ने राहत की लंबी सांस ली। वाह, फाइनली इस दुनिया में कुछ तो अच्छा है। वो झुककर पानी की बोतल भरता है और जमकर पी लेता है। शायद अबंडेंस यही है, पानी की अबंडेंस। वो खुद पर हंसता है। थोड़ी देर बैठकर आराम करता है और हैमस्टर से पूछता है, तू यहीं रहता है क्या? फिर गंभीर होकर, और हाँ, तुझे गॉडेस ऑफ अबंडेंस के बारे में कुछ पता है?
हैमस्टर उसकी बातों को पूरी तरह इग्नोर करता है और आराम से अपना फर चाटने में लगा रहता है। परफेक्ट, शानसू मुंह बनाता है। ग्रेट टूर गाइड मिला है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट। तभी हैमस्टर अचानक आवाज करता है जैसे कह रहा हो, बैठे मत रहो, शो अभी बाकी है। शानसू खड़ा होता है और गहरी सांस लेकर, ठीक है भाई, देख लेते हैं अब कौन सा सरप्राइज बचा है। इस बार हैमस्टर उसे एक बहुत बड़े मैजेस्टिक पेड़ तक ले जाता है। शानसू उस विशाल पेड़ को देखता है। वाओ, ये तो किसी फैंटेसी मूवी का सेक्रेट ट्री लगता है। लेकिन उसका वाव तुरंत में बदल जाता है जब वो देखता है कि पेड़ पूरी तरह सूखा और मरा हुआ है। ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली, इस दुनिया में जो भी अच्छा दिखता है वो या तो टूटा है या डेड। पेड़ के नीचे उसे कुछ अजीब दिखता है। वो पास जाकर देखता है और महसूस करता है कि उसने किसी पौधे को कुचल दिया है। वो झुककर देखता है, एक मुरझाया हुआ जिनांग प्लांट। ये यहां क्या कर रहा है? वो सोचता है, ये तो मेरी दुनिया में भी शायद ही कभी दिखता है। अचानक हैमस्टर एक जोरदार चीख निकालता है, जैसे किसी ने उसकी पूरी फैमिली को खतरे में डाल दिया हो। शानसू मजाक में कहता है, ओह सॉरी भाई, क्या ये तुम्हारा पेट था? हैमस्टर की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वो घबराकर पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है, जैसे किसी को बुला रहा हो। शानसू का मजाक अचानक खत्म हो जाता है। रुको, तुम किसी को बुला रहे हो? उसका गला सूखने लगता है। उम्मीद है इस बार कोई और हैमस्टर निकलेगा, या कम से कम कुछ ऐसा जो मुझे खा ना जाए। उसी वक्त एक चमकदार सिस्टम विंडो उसके सामने प्रकट हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव डिस्कवर्ड द गॉड ऑफ दिस रीजन। शानसू इधर उधर देखने लगा। कहाँ है गॉडेस? कोई नहीं दिख रही। कहीं मैं अंधा तो नहीं हो गया? तभी हैमस्टर उसकी टांग पर दांत गड़ाने लगा। आह, पागल है क्या? शानसू ने उसे पकड़ लिया और बोला, देख भाई, मैं अभी बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं। गॉडेस सर्च तुझसे बाद में खेलूंगा। लेकिन हैमस्टर पागलों की तरह तड़पता रहा, चिल्लाता रहा। शानसू अचानक रुक गया। उसकी हरकतें देखकर समझने लगा कि ये कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। रुको, तू ये कहना चाह रहा है कि? उसका चेहरा धीरे धीरे सफेद पड़ने लगा। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। उसने जमीन पर पड़ी मुरझाई जायनांग रूट की तरफ देखा। मतलब ये मेरी गॉडेस है? वो हंसी और गुस्से के बीच फंस गया। गॉडेस ऑफ अबंडेंस, एक सूखी सब्जी। क्या मजाक बना रखा है मेरे साथ? जैसे उसकी इंसल्ट पूरी करने के लिए वो रूट हल्की हरी रोशनी देने लगी। शानसू के दिमाग में तुरंत उस स्टनिंग गॉडेस की इमेज आ गई जिसे उसने पहली बार देखा था। तभी हैमस्टर ने इमेज के नीचे एक छोटा सा नोट दिखाया, दिस इमेज में डिफर फ्रॉम द एक्चुअल प्रोडक्ट। शानसू का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम लोग मजाक कर रहे हो ना? ये कोई प्रैंक शो है? हिडन कैमरा कहाँ है? वो घुटनों के बल गिर पड़ा। यानी ये सब साफ संकेत थे कि मैं ऑफिशियली दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हूं। शानसू के दिमाग में धीरे धीरे पजल के सारे पीसेस जुड़ने लगे। रुको, ये परसेंटेजेस रैंडम नहीं थे। इसका मतलब ये है कि हर गॉड की ताकत उसकी जमीन पर डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा जमीन, उतना बड़ा इन्फ्लुएंस। और मैंने गॉड ऑफ बैनिशमेंट को बार बार इग्नोर कर दिया, सोचकर कि सिस्टम बग कर रहा है, जबकि वो तो इस दुनिया के सबसे पावरफुल गॉड के कार्ड थे। वो अपना माथा पकड़कर बैठ गया। और इसका मतलब ये हुआ कि मेरी गॉडेस ने शायद सब कुछ खो दिया है, इतना कि वो एक सूखी जड़ बन गई है। उसने नीचे पड़ी मुरझाई हुई जड़ को देखा और डर से कांपने लगा। ओह नहीं, कहीं मैंने उस पर पैर रखकर उसे फाइनल ब्लो तो नहीं दे दिया? अब वो घबराहट में जीनियस साइंटिस्ट मोड में चला गया। वेट, ये सूखी है, मतलब इसे पानी चाहिए। उसने तुरंत अपनी बॉटल का पानी उस जड़ पर डालना शुरू कर दिया। जड़ हल्की सी चमकने लगी। शानसू की आंखें चमक उठीं। हाँ, काम कर रहा है, मैं जीनियस हूं। अब वो पानी ऐसे डालने लगा जैसे ये कोई होली का रंग हो। हैमस्टर डर के मारे चिल्लाने लगा, चुप रह, एक्सपर्ट काम चल रहा है। अचानक जड़ से आवाज आई, आह, क्या मजा आ गया, कितने समय बाद पानी मिला। शानसू ने जीत का नारा लगाया। देखा, मैंने कहा था ये काम करेगा। लेकिन तभी आवाज बदल गई। रुको, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं डूब रही हूं।
मुझे सांस लेने दो बेवकूफ। शानसू घबरा गया और जल्दी से पानी डालना बंद किया। फिर एक तेज रोशनी फैली और आखिरकार गॉडेस जाग गई। शानसू खुशी से उछल पड़ा। यस, मैं डॉक्टर भी हूं और हीरो भी। वो बड़े गर्व से सीधा खड़ा हुआ और बोला, मेरा नाम ओ शानसू है, मैसेंजर ऑफ अबंडेंस। तुम्हारा हम्बल सेवक हाजिर है। लेकिन कुछ सेकंड बाद उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने देखा कि उसकी गॉडेस बेयरली हिल पा रही थी। रुको, ये क्या? कोई ट्यूटोरियल नहीं, कोई मैनुअल नहीं। अब मैं इसे फुली पावर कैसे करूं? शानसू वहीं बैठ गया, पूरी तरह कंफ्यूज्ड, जैसे कोई नया मोबाइल खरीदे और चार्जर ना मिले। जैसे हमेशा की तरह एक नया सिस्टम विंडो सामने आया और उसे सलाह देने लगा कि कैसे अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके मजबूत बनाया जा सकता है। शानसू हैरानी से देखा कि उसके पास पहले से ही स्किल्स मौजूद हैं। जैसे ही उसने उन्हें देखा, उसने एक स्किल देखी जिसका नाम था ब्लेसिंग ऑफ अबंडेंस। नाम सुनकर उसने अनुमान लगाया कि ये स्किल क्रॉप्स को फ्लरिश करने में मदद करेगी। ये तो समझ में आया, लेकिन फिर उसने उसी ब्लेसिंग का एक सब स्किल देखा जिसका नाम था डिकैपिटेशन। ये ब्लडी नाम देखकर शानसू का दिमाग घूम गया। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन और एंग्जाइटी दोनों झलकने लगी। उसने तुरंत अपने दिमाग में एक टेरिफाइंग गिलोटीन वाली सीन बनानी शुरू कर दी। पैनिक में सोचने लगा कि क्या अबंडेंस का मतलब इस वर्ल्ड में रिच लोगों को एलिमिनेट करके पुअर को प्रॉस्परस बनाना है। शानसू ने खुद को काम करने की कोशिश की और सोचा, क्यों मेरी गॉडेस ऑफ अबंडेंस मुझे इतनी वायलेंट स्किल दे रही है? वो गॉडेस की तरफ मुड़ा और सीधे पूछ बैठा, क्या डिकैपिटेशन स्किल सच में वही मतलब रखती है जो मैं सोच रहा हूं? जब उसने कोई जवाब नहीं पाया तो उसने एंग्जाइटी में अपना सवाल फिर से फ्रेज किया, क्या आप सच में मुझे लिविंग क्रीचर्स के हेड्स कट करने का आदेश दे रही हैं? गॉडेस ने उस पर स्टर्न नजरें डाली। शानसू का जीनियस माइंड तुरंत काम करने लगा। उसने सोच लिया कि चूंकि उसकी गॉडेस एग्रीकल्चर से जुड़ी है तो इसमें शायद एनिमल हस्बेंड्री भी शामिल हो सकता है और शायद ये स्किल बुचरी और स्लॉटर से रिलेटेड हो। अचानक उसके दिमाग में हॉरिफाइंग थॉट आया। वो छोटा हैमस्टर जो खुशी खुशी भाग रहा था और ओब्लिवियस था कि उसका क्या फेट आने वाला है। क्या यही उसका पहला ऑफिशियल ड्यूटी होने वाला है? शानसू की आंखें डर और घबराहट से फैल गईं और वह सोचने लगा कि इस दुनिया में अबंडेंस का मतलब सच में कुछ अलग ही निकला। शानसू ने उस हैमस्टर को देखा और गहरे रिग्रेट के साथ पहले से ही माफी मांग ली कि जो होने वाला है उसके लिए। फिर उसने अपनी सिकल उठाई और डर से कांप रहे हैमस्टर की तरफ बढ़ाया, खुद को मनाते हुए कि उसके पास कोई और चॉइस नहीं है। आखिरकार वह गॉडेस का मैसेंजर था और ऑर्डर्स कैरी आउट करना उसका काम था। लेकिन आखिरी ही पल में, जैसे ही वह अपना फूलिश एक्ट करने ही वाला था, गॉडेस ने हस्तक्षेप किया और हैमस्टर को उसके रास्ते से हटाया, उसकी ब्लाइंड डिवोशन से बचा लिया। शानसू ने कोशिश की खुद को जस्टिफाई करने की, कहकर कि वह नहीं करना चाहता था, लेकिन ये सब उसके लिए और सपोज्ड अबंडेंस के लिए कर रहा था। बेचारा हैमस्टर डर के मारे गॉडेस के पीछे खड़ा हो गया। अचानक दोनों ने चीखते हुए चांसू की तरफ इशारा किया, पीछे देखो। शानसू चौंक कर पीछे देखा और सोचने लगा कि ये चीज आखिर है क्या। उसके सामने एक विशाल मॉन्स्टर खड़ा था जो काले स्लाइम से बना लग रहा था और उसकी दो ग्लोइंग आईज चमक रही थीं। गॉडेस और हैमस्टर दोनों डर के मारे कांपने लगे। शानसू ने तुरंत समझ लिया कि उसने पूरी तरह गलत सोचा। मॉन्स्टर हैमस्टर नहीं था, बल्कि यही स्केरी क्रीचर था और उसने खुद पर शक किया कि क्या वह इस साइज की चीज का सामना कर पाएगा। लेकिन उसने अपनी सिकल पर पकड़ मजबूत की, अपने सबसे पसंदीदा वेपन को थामते हुए, और तय किया कि उसे लड़ना ही होगा। जैसे ही वह मॉन्स्टर की तरफ रश किया, उसे अचानक लगा कि वह मॉन्स्टर का वीक पॉइंट पूरी क्लैरिटी के साथ देख सकता है, जैसे कि उसे स्पेशली लाइट किया गया हो। तभी एक सिस्टम विंडो सामने आया जो बता रहा था कि अब वह डिकैपिटेशन स्किल एक्टिवेट कर सकता है। शानसू ने बिना हेजिटेशन स्किल यूज किया और सिकल से मॉन्स्टर पर पावरफुल ब्लो डिलीवर किया, जिससे वह मॉन्स्टर एक ही पल में दो हिस्सों में स्प्लिट हो गया और पूरी तरह डिस्ट्रॉयड हो गया। गॉडेस और हैमस्टर दोनों इस इनक्रेडिबल मोमेंट को देखकर अमेज्ड रह गए। अचंभे से मॉन्स्टर को हराने के बाद शानसू गॉडेस की तरफ दौड़ा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह अनहार्म्ड है। जैसे कोई हीरो जानबूझकर दिन बचाने आया हो,
उसने देखा कि वही छोटा हैमस्टर जिसे उसने अभी थोड़ी देर पहले ऑलमोस्ट चॉप करने वाला था, बहादुरी से गॉडेस की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। अपने गलत अंदाज पर गहरा रिग्रेट महसूस करते हुए उसने ड्रामेटिक अंदाज में जमीन पर झुककर अपने फूलिशनेस के लिए प्रोफ्यूजली माफी मांगी और विनम्रता से पूछा कि क्या वे अपने फूलिश मैसेंजर को माफ कर सकते हैं। ऐसा लगा कि हैमस्टर ने उसे माफ कर दिया, या शायद वह सिर्फ डर गया था और मना नहीं कर पाया। तो शानसू ने उसे वार्मली धन्यवाद कहा और तय किया कि उसका नाम हमदाल रखा जाए। उसने इसका ओपिनियन पूछा नए नाम के बारे में और कहा कि उसे नाम की जरूरत होगी क्योंकि अब वे दोनों साथ रहेंगे। हमदाल इस निर्णय से काफी खुश लग रहा था। जैसे हमेशा होता है, एक सिस्टम विंडो सामने आया और उसे बताया कि उसकी स्किल्स की इफेक्ट की वजह से मॉन्स्टर का हेड ऑटोमेटिकली सैक्रिफाइस के तौर पर दिया गया और उसके हंट काउंट फॉर इमॉर्टल डीमंस अब 1 हो गया। शानसू ने महसूस किया कि जिस मॉन्स्टर को उसने मारा वह इमॉर्टल डीमन कहलाता था और उसने सोचा कि इतनी आसान क्रीचर के लिए ऐसा ग्रैंड नाम क्यों दिया गया। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन सामने आई कि ये ऑफरिंग्स सीधे गॉडेस से लिंक्ड हैं। उसने अपनी गॉडेस की तरफ देखा और सरप्राइज हुआ कि उसका अपीयरेंस वास्तव में इंप्रूव हो गया था, पहले से ज्यादा फ्रेश और वाइब्रेंट दिख रही थी। अपने सुपीरियर इंटेलेक्ट से उसने डिड्यूस किया कि अगर वह ऐसे वीक मॉन्स्टर्स को हंट करता रहेगा और उन्हें सैक्रिफाइस के तौर पर देगा तो गॉडेस शायद अपना ओरिजिनल फॉर्म वापस पा सकती है, जैसा उसने एडवर्टाइजमेंट में देखा था। इस आइडिया से एक्साइटेड होकर उसने गॉडेस को कहा कि वह उसके लिए और हंट करेगा। फिर मॉन्स्टर्स खोजने के लिए निकल पड़ा, उम्मीदों से भरा हुआ, जैसे कि उसने फाइनली अपने जीवन का पर्पस पा लिया हो। शानसू तब रुक गया जब वह अपने डिजायर्ड लोकेशन पर पहुंचा और फिर एक और सिस्टम विंडो सामने आया। उसमें बताया गया कि उसके पास कुछ अनस्पेसिफाइड पॉइंट्स मौजूद हैं जिन्हें वह यूज कर सकता है, और नोट यह भी था कि ये पॉइंट्स ट्रेड नहीं किए जा सकते। उसने सोचा कि उसने ये पॉइंट्स कब पाए, लेकिन फिर उसने डिसाइड किया कि ये अच्छे हैं और इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह एक ऐसे एरिया में पहुंचा जो मॉन्स्टर्स से भरा हुआ था और उसने डिसाइड किया कि पहले इन्हें हटाना जरूरी है। उसे पूरी कॉन्फिडेंस महसूस हो रही थी क्योंकि उसकी स्किल बहुत पावरफुल और इजी टू यूज थी, और ये मॉन्स्टर्स इतने धीरे मूव कर रहे थे कि ऐसे लग रहा था जैसे वे सिर्फ स्ट्रोल पर निकले हों। उसने डिकैपिटेशन स्किल एक्टिवेट किया और पूरी आसानी से एक ग्रुप को वाइप आउट कर दिया। फिर एक नई सिस्टम विंडो सामने आई, कंफर्मिंग कि मॉन्स्टर्स हंट करने से सच में उसे पॉइंट्स मिलते हैं। उसे खुद पर बहुत अच्छा महसूस हुआ और उसने डिसाइड किया कि अब वह 100 मॉन्स्टर्स हंट करने की चैलेंज शुरू करेगा। कुछ समय बाद हमदाल खुशी खुशी उसके शोल्डर पर बैठा हुआ था और शानसू उसे पेट करने लगा, जैसे कि यह क्रीचर ही सारी मेहनत कर रहा हो। जब उसके हंटेड मॉन्स्टर्स की संख्या 101 तक पहुंच गई, तब भी वह सोच रहा था कि उन्हें इमॉर्टल डीमंस क्यों कहा गया है जब वे इतनी पैथेटिक तरीके से मर जाते हैं। उसने डिसाइड किया कि वह इस सीक्रेट को बाद में अनकवर करेगा। जैसे जैसे वह हंट करता रहा, वह गॉडेस के पास लौटा और देखा कि वह नोटिसेबली ब्राइटर और ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई थी, जिससे उसे बहुत खुशी हुई। हंट का इफेक्ट उसकी उम्मीद से भी बेहतर था और उसने होप किया कि गॉडेस जल्दी ही अपना ट्रू फॉर्म रिगेन कर लेगी। अब उसने अगले स्टेप के बारे में सोचना शुरू किया और गॉडेस ने ट्री की तरफ इशारा किया। शानसू सोचने लगा कि क्या गॉडेस चाहती है कि वह उसे ट्री पर रखे। उसने गॉडेस को उठाया और जैसे ही वह ट्री के करीब पहुंची, गॉडेस ने अपनी छोटी सी हाथ बढ़ाया और उसे छू लिया। गॉडेस और हमदाल ने उसकी तरफ इशारा किया और फिर ट्री की तरफ, जैसे क्लियर साइन लैंग्वेज में कह रहे हों, कम ऑन वर्कर, डू समथिंग यूजफुल। जैसे ही शानसू ने अपने सिंपल थॉट्स पढ़े, एक सिस्टम विंडो सामने आया जिसमें बताया गया कि वह ब्लेसिंग ऑफ अबंडेंस स्किल यूज कर सकता है, और एक और विंडो ने समझाया कि सभी ब्लेसिंग स्किल्स पॉइंट्स कंज्यूम करते हैं क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। शानसू फाइनली समझ गया कि उसे वह नया स्किल यूज करना है जो उसे अभी अभी पता चला। जैसे ही ब्राइट ग्रीन लाइट ग्लो करने लगी, उसने डिसाइड किया कि वह अपने पेन्सटेकिंगली अर्न्ड पॉइंट्स जो उसने उन गरीब मॉन्स्टर्स को हंट करके पाए थे, पूरी ताकत से ड्राई ट्री की तरफ भेज देगा।
ब्लेसिंग ऑफ अबंडेंस स्किल का यूज करते हुए। एनर्जी उसके हाथों से फ्लो हुई और कुछ ही मोमेंट्स में एक मिरेकल हुआ। ह्यूज ट्री में लाइफ वापस आ गई। इसके ब्रांचेस बढ़ने लगे, लीव्स स्प्राउट हुई और जल्दी थिएट्रिकल डिस्प्ले में ट्री ने पूरी तरह फल देना शुरू कर दिया। चमकते रेड फ्रूट्स फ्रेश ग्रीन लीव्स के बीच लहराने लगे। शांसु अस्टॉनिश्ड रह गया जब उसने देखा कि ये फ्रूट्स एप्पल्स थे। उसने एक एप्पल उठाया और उसकी अननेचुरल साइज और वेट देखकर अमेज्ड हो गया। उसने अर्थ पर भी ऐसा एप्पल कभी नहीं देखा था। हालांकि उसे तुरंत इसे डिवावर करने की बहुत इच्छा थी, लेकिन उसने अपने ड्यूटीज एज अ फेथफुल मैसेंजर को याद किया और डिसाइड किया कि पहले फ्रूट को अपनी गॉडेस को सैक्रिफाइस के रूप में देगा। उसने एप्पल उसके सामने रखा और एक्सप्रेस किया कि वह उम्मीद करता है कि गॉडेस जल्दी अपनी मैग्निफिसेंट ओरिजिनल फॉर्म में लौटे। साथ ही उसने ये भी कहा कि वह अब भी अपनी रूट फॉर्म में भी बहुत क्यूट लग रही है। अचानक उसने देखा कि गॉडेस ने एप्पल को एक स्ट्रेंज और अनसेटलिंग तरीके से अब्जॉर्ब किया। वह जैसे कार्निवरस फ्लावर खुल गई और पूरा फ्रूट एक ही इंस्टेंट में डिवावर कर लिया, जिससे शांसु अटरली शॉक्ड और कंफ्यूज्ड रह गया। उसने सोचा कि बेहतर होगा कि उसे कभी भी गुस्सा न दिलाया जाए जब तक वह ऐसे खाने की आदत रखती है। उसके बाद उसने डिसाइड किया कि अब समय है कि वह और हमदाल अपने शेयर ऑफ द लूट लें। शांसु ने एप्पल का एक बड़ा कांटा लिया और उसकी टेस्ट इतनी डिलिशियस थी कि उसके पूरे जीवन में उसने ऐसा स्वाद कभी अनुभव नहीं किया था। एक वेव ऑफ हैप्पीनेस उसके अंदर फैल गई। गॉडेस उसे दूर से शॉक में देखते रही, सोच रही थी कि यह बॉय कैसे सिर्फ एक दिन में मॉन्स्टर्स हंट करके और जायंट ट्री को रिवाइव कर पाया। उसने खुद से उसे डिस्क्राइब किया, व्हाट अ बीस्ट लाइक बॉय। फिर उसके दिमाग में उसके पेनफुल पास्ट की यादें आईं। अबंडेंस फैक्शन कभी एक बड़ी ताकत था जो दुनिया में फूड सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल था। उनकी स्ट्रेंथ उनकी अनमैच्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर आधारित थी। लेकिन जब ईविल करप्शन फैक्शन एक्सपैंड करने लगे और अदर फैक्शंस को अनस्टॉपेबल प्लेग की तरह अपने अधीन करना शुरू किया, तो पीसफुल अबंडेंस फैक्शन के पास कोई विकल्प नहीं बचा। उन्हें फ्ली करना पड़ा। सर्वाइवल के लिए अबंडेंस फैक्शन ने फार्मिंग छोड़ दी और हंटिंग मॉन्स्टर्स में स्विच करने की कोशिश की। लेकिन वे फार्मर्स थे, फाइटर्स नहीं। वे किसी भी बैटल में जीत नहीं सके और सब कुछ खो दिया। अंत में डेस्परेशन में उन्होंने अपनी बेसिक हार्वेस्ट स्किल को मॉडिफाई करके डिकैपिटेशन स्किल बना लिया। लेकिन अबंडेंस फैक्शन का फेट पहले ही सील्ड था और उनका फॉल इनएविटेबल था। गॉडेस याद कर रही थी कि डिकैपिटेशन स्किल ओरिजिनली कोई कॉम्बैट स्किल नहीं था, बल्कि केवल मृत एनिमल्स या मॉन्स्टर्स के सिर लेकर रिसोर्सेज ऑब्टेन करने के लिए बनाया गया था। गॉडेस ने अपने पास्ट की डिफीट्स पर विचार किया। उसने रियलाइज किया कि फार्मर्स को वॉरियर्स में बदलने का आइडिया शुरू से ही गलत था और स्किल को मॉडिफाई करना ही उस सिचुएशन में बेस्ट ऑप्शन था। बिल्कुल, अगर उनके बीच कोई इनक्रेडिबली स्ट्रांग व्यक्ति होता तो शायद सब कुछ बदल सकता था, लेकिन उनकी लक उनके साइड पर नहीं थी। अचानक गॉडेस का ट्रेन ऑफ थॉट टूट गया जब उसने देखा कि शांसु उसके पास एक डिटर्मिन्ड लुक के साथ आ रहा था, जैसे कोई वर्ल्ड चेंजिंग डिसीजन लेने वाला हो। लेकिन शांसु ने उसकी डीप थॉट्स को इंटरप्ट किया और इनोसेंट स्माइल के साथ उससे पूछा, क्या मुझे और एप्पल्स मिल सकते हैं? गॉडेस ने एक लंबी साई ली, सोचते हुए कि उसने यूनिवर्स के लिए कौन सा अपराध किया कि उसे ऐसा बॉय मिला जिसका सिर्फ यही कंसर्न हो कि उसका पेट भरा रहे। लेकिन उसने डिसाइड किया कि अब यह लड़का उसका सबऑर्डिनेट है और चूंकि यहाँ कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं है, वह उसे कभी नहीं छोड़ने वाली थी। फिर अचानक गॉडेस उसके लेग से क्लिंग कर गई। शांसु एक पल के लिए पैनिक में पड़ गया, सोचते हुए कि क्या वह भी उसे उसी तरह एब्जॉर्ब करने वाली है जैसे उसने एप्पल खाया था। एप्पल्स को एक बड़े बैग में इकट्ठा करने के बाद उसने स्लीपिंग गॉडेस को अपनी आर्म्स में जेंटल कैरी किया, ध्यान में रखते हुए कि वह अपने इवेंटफुल दिन की मेहनत से बहुत टायर्ड होगी, जहां उसने ग्रो किया और शांसु को वर्क करते देखा। शांसु ने उसे एक सेफ स्पॉट पर प्लेस किया और हमदाल से कहा कि उसने भी आज बहुत मेहनत की और उसे प्रेज मिलना चाहिए। अचानक क्लियर स्काई में एक जोरदार क्लैप ऑफ थंडर गूंजी। शांसु पैनिक में पड़ गया और वरीड हुआ कि शायद यह आवाज स्लीपिंग गॉडेस को जगा देगी। लेकिन जल्द ही उसे रियलाइज हुआ कि यह साउंड थंडर नहीं था,
बल्कि उसके अपने स्टमक की आवाज़ थी, जो लाउडली प्रोटेस्ट कर रहा था क्योंकि उसने पूरे दिन सिर्फ एप्पल्स खाए थे। तभी एक सिस्टम विंडो अचानक दिखाई दी, जिसमें अनाउंस किया गया कि एक डिलीवरी इवेंट चल रहा है। शानसू सरप्राइज्ड हुआ कि इस डेसोलेट वर्ल्ड में डिलीवरी सर्विस भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसने गेस किया कि यह संभव है क्योंकि अर्थ से कई स्ट्रेंज चीज़ें यहाँ आई हैं। लेकिन शानसू सोच रहा था कि आखिर वे लोग कैसे उसकी लोकेशन पिन पॉइंट कर सकते हैं और किसी भी ऑर्डर को डिलीवर कर पाएंगे। उसने देखा कि हमदाल टायर्ड लग रहा था, तो उसने सजेस्ट किया कि पहले सो जाओ और यूनिवर्स के मिस्ट्रीज के बारे में सोचना कल तक पोस्टपोन कर दो। और उसने गॉडेस को कुछ लीव्स से कवर किया, एक टेम्पोररी ब्लैंकेट की तरह, एक बिल्कुल अलग जगह पर। वहीं एक टॉल लग्जूरियस बिल्डिंग में, जिसे टेम्पल ऑफ सर्कुलेशन कहा जाता था, एक महिला कॉन्फिडेंस और एंगर के साथ वॉक कर रही थी, स्टॉर्मिंग इनटू एक एम्प्लॉई के ऑफिस में। एम्प्लॉई, जो दिखने में उसका बॉस लग रहा था, ने पूछा कि वह यहाँ क्यों आई है, बजाय कि असाइंड डिलीवरी को कैरी आउट करने के। महिला ने गुस्से में रिप्लाई किया, अक्यूजिंग करते हुए कि उसने उसके साथ मैस किया, और बताया कि वह अपने काम में अप टू हर ईयर्स थी और यह नया रिक्वेस्ट बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता। उसके सामने डिजास्ट्रस ऑर्डर के डिटेल्स अपीयर्ड हुए। एक 2 दिन की बिजनेस ट्रिप एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में, और वह जानती थी कि उन्हें कोई पेमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि यह फ्री शिपिंग इवेंट था। और उससे भी वर्स, कस्टमर चाहता था कि ऑर्डर के लिए वह एप्पल्स से पे करे क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। महिला ने अपने बॉस से पूछा कि क्या उसने कोई गलती की है कि उसे इस तरह पनिश किया जा रहा है। बॉस ने कहा कि उसकी तरफ से कोई फॉल्ट नहीं थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, वह बस एक बहुत इंथुजियास्टिक एम्प्लॉई थी। बॉस ने ऐड किया कि वह भी वर्क पसंद करता है, लेकिन बहुत ज्यादा ओवरटाइम उसके हेल्थ को हार्म कर सकता है। इसीलिए उसने सजेस्ट किया कि वह इस बिजनेस ट्रिप के बहाने एक मैंडेटरी ब्रेक ले। उसने अपनी हाथ उसके शोल्डर पर रखा और कहा कि अगर वह यहाँ रुकी रही तो वह सीधे फिर से काम पर वापस चली जाएगी, इसलिए यह बेहतर होगा कि वह जाए और रिस्ट्रिक्टेड एरिया में थोड़ा फन करे। उसने बिटर ट्रूथ महसूस किया और बताया कि उसे पता था कि वह उसे भेज रहा है, क्योंकि कोई भी अपनी सही सोच में ऐसा ट्रिप पर जाने के लिए अग्री नहीं करता। और उसने हंसते हुए इसे स्वीकार किया। उसने मजाक में ऐड किया कि शायद वह लकी हो और वहां एक हिडन वर्ल्ड डिस्कवर कर पाए, जो कि एक एरिया के लिए एक स्पेशल इफेक्ट्स वाला टर्म था, एक डेस्परेट कोशिश में मिशन को थोड़ा ग्लैमरस बनाने के लिए। एम्प्लॉई ने अपनी कॉलीग हा सुजिन को सेफ ट्रिप की शुभकामनाएं दी और उसने अग्री किया जाने के लिए, अपनी किस्मत को धीरे से कर्ज करते हुए। सुजिन ने उन लंबी ऑर्डर्स की लिस्ट को देखा जो बिल्कुल एक बच्चे की विश लिस्ट जैसी लग रही थी, सोचते हुए कि इतनी सारी क्यों हैं, और उसने डिसाइड किया कि उसे इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया के आउटिंग के लिए अच्छी तरह प्रिपेयर करना चाहिए। उसने डिटर्मिनेशन से अपनी फिस्ट को कस लिया, होपिंग कि कम से कम यह सारी मेहनत बेकार न जाए और वह कुछ डिलिशियस एप्पल्स लेकर लौट सके। इसी बीच शानसू अपनी लाइफ का मजा ले रहा था, हमदौल और गॉडेस के साथ खेलते हुए उनके हार्वेस्टेड एप्पल्स के ढेरों के बीच। हमदौल कोशिश कर रहा था हाइड और अपनी लाफ्टर सप्रेस करने की, लेकिन शानसू ने आसानी से इसे सुन लिया और प्लेफुली उसके पास गया। उसने हमदौल को पकड़ लिया और जोकिंगली स्कोल्ड करना शुरू किया, यह कहते हुए कि उसने जो एप्पल्स खा लिए वे उनका ओनली कैपिटल थे। उसने उसे याद दिलाया कि ये एप्पल्स खाने के लिए नहीं बल्कि ट्रेड के लिए हैं, और वंडर्ड कि अगर हमदौल ऐसे ही उनके सप्लाईज डिवॉर करता रहा तो वह आज एक्सपेक्टेड विजिटर का सामना कैसे करेंगे। शानसू वरीड होकर साई किया, क्योंकि वह इस वर्ल्ड में अपने फर्स्ट बिजनेस मीटिंग पर बैड इंप्रेशन नहीं बनाना चाहता था। उसने याद किया उस इंफॉर्मेशन को जो उसे डिलीवरी ऑर्डर प्लेस करने के समय मिली थी, जहां उसने जाना कि यह वर्ल्ड ब्लॉक्स नामक एरियाज में डिवाइडेड था, और यद्यपि यह लैंड नॉर्मल लग रही थी, उसके एजेस पर बैरियर्स लगे हुए थे और इनके बीच मूव करना शायद एक्सपेंसिव डेली मूवमेंट टिकट मांगता था। उसका एरिया पूरी तरह आइसोलेटेड था और सबसे नज़दीकी विलेज पूरे 1 वीक की वॉक दूर थी। उसकी डाइट लगभग पूरी तरह से एप्पल्स तक लिमिटेड थी, इसीलिए उसने डिलीवरी सर्विस का सिर्फ 2 दिनों में आना एक मिरेकल के रूप में देखा। उसे मेथड का पता नहीं था, लेकिन वह उम्मीद कर रहा था
कि उसका स्लीपिंग बैग जल्दी आए, या अगर पॉसिबल हो तो बेड, ताकि वह थोड़ी लग्जरी लाइफ जी सके। उसने मेंशन किया कि उसने गॉडेस के लिए भी एक स्पेशल कंफर्टेबल पिलो ऑर्डर किया था, क्योंकि उसे डेस्परेटली थोड़ा थोड़ा करके उसकी फेवर जीतनी थी, ताकि वह उसकी रेज में डिवावर ना कर दे। तभी उसने कुछ अप्रोचिंग महसूस किया। उसने रियलाइज किया कि मॉन्स्टर्स खुद ही कल से उसके पास आ रहे थे, जैसे कि कोई स्पेशल मॉन्स्टर डिलीवरी सर्विस स्केड्यूल पर आ रही हो, जिससे उसकी थियरी कंफर्म हुई कि ये सच में इमॉर्टल मॉन्स्टर्स थे जो बार बार बैक टू लाइफ आते रहते थे। शांसू ने डिसाइड किया कि अपने गेस्ट के आने से पहले इस ट्रैश को गेट रिड कर देना चाहिए, और उसने अपने ट्रस्टी सिकल का यूज करते हुए सुपीरियर स्किल के साथ उनका सामना किया। उसने नोटिस किया कि उनकी मूवमेंट्स पहले से थोड़ी फास्ट हो गई थीं, और वंडर्ड कि क्या ये मॉन्स्टर्स ओवर टाइम स्ट्रॉन्गर हो रहे हैं। लेकिन उसने देखा कि यह डेवलपमेंट अभी भी मिनिमल था और कोई कॉज फॉर कंसर्न नहीं थी, और वह उन्हें आसानी से एलिमिनेट करता रहा, जैसे कोई वीड्स काट रहा हो। ठीक उसी समय हायू जिन अपने एडवांस्ड विंग्ड बूट्स का यूज करते हुए उस एरिया में पहुंची और नीचे हॉरिफिक सीन को देखकर इनडिस्क्राइबेबल शॉक और अमेजमेंट में रह गई। उसने देखा कि शांसू खड़ा है, उसके क्रीपी स्माइल के साथ, और उसके चारों तरफ वही मॉन्स्टर्स के कॉप्सेस और रिमेन्स बिखरे हुए थे, जिन्हें उसने अभी अभी डिस्ट्रॉय किया था। होजिन ने उसे देखा और चांसू को देखकर तुरंत ही गलतफहमी में पड़ गई। लड़का इतना खतरनाक और खौफनाक लग रहा था कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे जल्दी समझ आ गया कि यह कोई साधारण हंटर नहीं है। सामने जो मॉन्स्टर खड़े थे वे इमॉर्टल और नियमित मॉन्स्टर से कहीं ज्यादा पॉइंट्स देते थे, इसलिए पहले ये हंटर्स के लिए प्राइमरी टारगेट हुआ करते थे। लेकिन हर बार जब ये मॉन्स्टर मरते तो अगले दिन और भी ताकतवर होकर लौट आते। ये लगातार अपने हंटर का पीछा करते और उन पर एक कर्स छोड़ते जो उनकी ताकत को कमजोर कर देता। इसी वजह से लोग इनसे बचने लगे, सिवाय चांसू के। होजिन चांसू को लड़ते देख हैरान रह गई। उसने सोचा कि इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी यह लड़का कैसे इतनी आसानी से मॉन्स्टर का सामना कर रहा है, बिना किसी प्यूरिफिकेशन के। उसे यह समझ आया कि इसका एकमात्र कारण यह हो सकता है कि चांसू एक सोर्ड्समैन है। लेकिन होजिन के दिमाग में सवाल उठा, इतना शक्तिशाली इंसान एप्पल्स क्यों बेच रहा है? उसने खुद से कहा, कुछ भी हो, मुझे इनके बैड साइड में नहीं आना चाहिए। चांसू ने अपनी स्टेटस विंडो खोली और देखा कि आज उसके पॉइंट्स में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई थी, 10% बढ़ चुके थे। वह मुस्कुराया और सोचने लगा, अगर एक एप्पल की कॉस्ट ब्लेसिंग 8000 पॉइंट्स है तो रोजाना 100 एप्पल्स हासिल करना आसान है। आसपास नजर दौड़ाते हुए उसने देखा कि पास में एक टेम्पल भी है। उसने खुद से कहा, पहले मुझे समझ नहीं आया था कि यहाँ टेम्पल क्यों है, लेकिन कुछ भी हो, ये मेरे लिए एक जैकपॉट ब्लॉक है। तभी हुजिन चांसू के पास आई और बोली, मैं आपकी डिलीवरी लेकर आई हूं। चांसू ने चौंकते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही चांसू हूं? हुजिन ने गंभीरता से जवाब दिया, आप तो अलग ही स्टैंड आउट कर रहे थे, और मैं सोच रही थी कि भाई, जो इंसान इमॉर्टल कूल को एक टॉय की तरह ट्रीट करता है, उसके सामने मुझे अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए। फिर उसने हमदाल को देखा और प्यार से कहा, लिटिल डम्पलिंग, और हुजिन बार बार उसकी चबी चीक्स को छूना चाहती थी। लेकिन चांसू के डर के कारण वह ऐसा नहीं करती, बस मन ही मन सोचकर मुंह से पानी गिराने लगती है। इसे देखकर चांसू हंसते हुए पूछता है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हुजिन सिर हिलाकर हाँ कहती है, लेकिन मन ही मन हमदाल को छूने की कोशिश कर रही होती है और अपने चेस्ट पर हाथ रखकर खुद को रोक लेती है। चांसू यह देखकर सोचता है कि शायद उसने कुछ गलत किया और कहता है, ठीक है, मैं कहीं और चला जाता हूं। लेकिन हुजिन का ध्यान अभी भी हमदल पर है। उसके बाद दोनों सेब की बास्केट के पास जाते हैं। खुशबू सूंघते ही हुजिन उसकी तारीफ करने लगती है। इसे सुनकर हमारा एमसी थोड़ा इतराने लगता है। फिर हुजिन सेब के पेड़ की विशालता देख चौंक जाती है और कहती है, इतना बड़ा एप्पल ट्री। उसके बाद हुजिन खुद रसीले सेब को उठाती है। वह देखकर सोचती है, पेड़ ही नहीं, सेब भी इतने बड़े बड़े हैं। जैसे ही हुजिन उस रसीले सेब को हाथ में लेती है, उसकी उंगलियां स्मूथ स्किन पर फिसल जाती हैं। उत्सुकता से वह एक बाइट लेती है, और जैसे ही सेब का मीठा ताज़ा स्वाद उसकी जीभ पर फैलता है,
उसकी आंखें सरप्राइज और जॉय से चमक उठती हैं। वह तुरंत सेब को एक ही बार में खा जाती है। उसका दिल एक्साइटमेंट से भर जाता है। मन ही मन वह सोचती है, इतना डिलीशियस एप्पल, इसकी कीमत कम से कम 5,000 होनी चाहिए। नहीं नहीं, अगर मैं इसे सही से बेचूं तो शायद 1,00,000 गोल्ड कॉइन्स भी मिल सकते हैं। उत्साह बढ़ते ही वह चांसू की ओर मुड़कर उत्सुकता भरी आवाज में पूछती है, आपने इन सेब की कीमत सिर्फ 2,000 क्यों रखी? चांसू, जो अब तक शांत खड़ा था, यह सुनकर घबरा जाता है। उसका चेहरा लाल पड़ जाता है और हकलाते हुए कहता है, आप सही कह रही हैं। शायद मार्केट में ऐसे सेब सस्ते बिकते हैं। मेरा प्राइस हाँ, शायद थोड़ा अनरीजनेबल है। उसकी आवाज में शाइनेस और सेल्फ डाउट साफ झलक रहा था। जैसे ही चांसू अपनी कीमत पर खुद ही सवाल उठाने लगता है, हुजिन के चेहरे पर नाराजगी और आश्चर्य का मिश्रण साफ झलकता है। उसका मुंह खुला रह जाता है। चांसू धीरे से कहता है, 200, यह तो मेरे लिए बहुत कम होगा। उसकी आवाज में हल्की डिसअपॉइंटमेंट है, जैसे उसने अपने सेबों की कीमत का गलत अनुमान लगाया हो। लेकिन हुजिन आत्मविश्वास से भरी अपनी बात को और भी मजबूत बनाती है। नहीं, 20,000 के एक। उसकी आवाज में डिटर्मिनेशन साफ झलक रही है। दिल की धड़कन तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि वह जानती है कि यह बड़ा दांव है। चांसू और उसका दोस्त हमदाल दोनों स्तब्ध रह जाते हैं। चांसू का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह फुसफुसाता है, इतना महंगा? उसकी आंखों में डिसबिलीफ और थोड़ी फियर झलकती है, जैसे उसे यकीन ही न हो कि कोई उसके सेबों के लिए इतनी ऊंची कीमत दे सकता है। हुजिन, जो अब तक चांसू के रिएक्शन को देख रही थी, मन ही मन सोचती है, मैं चाहती तो इस बेवकूफ को आसानी से ठग सकती थी, लेकिन नहीं, मैं अपने होने वाले टॉप कस्टमर का भरोसा नहीं तोड़ सकती। ऊपर से मेरे पास सिर्फ एक जिंदगी है और मैं इसे ईमानदारी से जीना चाहती हूं। वह चांसू की ओर देखकर उत्साहित स्वर में कहती है, आपके ये सेब, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे सेब नहीं खाए। इनकी क्वालिटी किसी टॉप प्रोडक्ट से कम नहीं, इसलिए हम आपके सारे सेब खरीदना चाहते हैं। चलिए, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। उसकी आवाज में एक्साइटमेंट और ऑनेस्टी का मिश्रण है, जो चांसू को भरोसा दिलाता है। चांसू का दिल खुशी से उछलता है और वह कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करता है। लेकिन जैसे ही हुजिन कॉन्ट्रैक्ट देखती है, वह थोड़ा रुकती है और कहती है, आपने शायद यहां एक गलती कर दी। चांसू, जो अब हुजिन पर भरोसा करने लगा है, आत्मविश्वास से कहता है, नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की। मैं आपको यह सेब सस्ते में देना चाहता हूं क्योंकि आप एक ऑनेस्ट पर्सन हैं। उसकी आंखों में थैंकफुलनेस और प्राइड चमकता है, जैसे वह अपनी ईमानदारी पर गर्व महसूस कर रहा हो। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और गर्मजोशी से हाथ मिलाते हैं। डील पक्की हो जाती है। हुजिन चांसू को ऑर्डर का सामान देना शुरू करती है, खेती के टूल्स, बर्तन और अलग अलग तरह के सीड्स। इसके साथ ही वह अपनी कंपनी की ओर से एक खास तोहफा देती है, 2 एग्स। वह उत्साह से कहती है, इन अंडों से कोई पावरफुल मॉन्स्टर निकल सकता है जो आपका साथ देगा। वैसे आपके पास एक पहले से ही है, लेकिन फिर भी हम आपको यह दे रहे हैं। जितनी एनर्जी आप इन्हें देंगे, यह उतने ही ताकतवर होंगे। हुजिन के जाने के बाद चांसू अपने दिल में एक अजीब सी खुशी और संतुष्टि महसूस करता है। वह छुपी हुई गॉडेस को वापस बुलाता है और मन ही मन सोचता है, शायद मुझे गॉडेस को छुपाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन कौन जानता है कि लोग क्या चाहते हैं। उसका मन हल्का और प्रसन्न है। वह गॉडेस को देखता है, जो अपने नए पिलो पर आराम कर रही है। उसका चेहरा शांति और खुशी से भरा हुआ है। चांसू मुस्कुराते हुए कहता है, सिर्फ सेब बेचकर हम इतने अमीर हो गए। ये सब गॉडेस की कृपा से हुआ है। उसकी आवाज में गर्व और ग्रैटिट्यूड झलकती है। तभी वह गॉडेस को उन अंडों के साथ खेलते हुए देखता है। उसका दिल उत्साह से भर जाता है और वह सोचता है, इन अंडों पर भी गॉडेस की ब्लेसिंग यूज करनी होगी। अभी तक मेरी जिंदगी इतनी अच्छी चल रही है। उसकी आंखें भविष्य की संभावनाओं से चमक रही हैं। दूसरी ओर कंपनी के हेडक्वार्टर्स में हुजिन और उसका मैनेजर सेब खाते हुए चांसू के बारे में बात कर रहे हैं। हुजिन, जिसके मन में अभी भी चांसू की पावर की छाप है, कहती है, मुझे नहीं पता कि उनकी इंटेंशंस क्या थीं,
उसकी आवाज में उत्सुकता और थोड़ा संदेह है। तभी मैनेजर, जो सेब की एक स्लाइस चबा रहा है, कहता है, शायद लोहान की तरह हैंडीकैप्ड हथियारों से खुद को ट्रेन करना चाहता है ताकि जब अच्छा वेपन मिले तो वह आसानी से दूसरों को हरा दे। वह आगे कहता है, अगर ऐसा इंसान खुद को छुपाना चाहता है तो हमें भी उसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। उसका लहजा दृढ़ है, जैसे वह चांसू की प्राइवेसी और सीक्रेसी का सम्मान कर रहा हो। तभी सेब की आखिरी स्लाइस बची रहती है और सीनियर उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन हुजन तुरंत उसका हाथ रोक देती है। ये क्या बात है? सीनियर हैरानी और हल्की नाराजगी के साथ पूछता है। हुजन, जिसके चेहरे पर अब एक शरारती मुस्कान है, कहती है, तुमने अकेले ही पूरा एक एप्पल खा लिया। सीनियर अपनी सीनियरिटी का दावा करते हुए हंसते हुए कहता है, क्योंकि मैं सीनियर हूं। हुजन तुरंत पलटवार करती है, लेकिन इन्हें मैंने लाए थे। उनकी बहस में हल्की फुल्की नोक झोंक और दोस्ताना मजाक साफ झलकता है। रात के समय एक शांत और रहस्यमयी माहौल में चांसू उन एग्स को गॉडेस की ब्लेसिंग की पावर फीड कर रहा है। उसका दिल उम्मीद और उत्साह से भर गया है। वह मन ही मन सोचता है, इसमें से एक हार्डवर्किंग और क्यूट बच्चा निकले। उसकी आंखें सपनों से चमक रही हैं। तभी अचानक एक अंडा हिलने लगता है और उसमें दरारें दिखाई देने लगती हैं। चांसू का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसका चेहरा उत्साह और आश्चर्य से भर जाता है। जैसे ही अंडा चमकते हुए फटता है, चांसू की आंखें आश्चर्य और एक्साइटमेंट से चमक उठती हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कता है और वह मन ही मन सोचता है, यह रहा मेरा एसएसएस डियर मॉन्स्टर सर्वेंट। उसका चेहरा उम्मीद और गर्व से दमक रहा है। लेकिन जैसे ही वह अंडे की ओर देखता है, उसका उत्साह एक पल में ठंडा पड़ जाता है। अंडे से एक छोटा सा चिक निकलता है जो चहचहाते हुए इधर उधर कूदने लगता है। चांसू सदमे में डूब जाता है। उसकी आंखें निराशा से भर जाती हैं। वह बुदबुदाता है, मैंने अपनी कीमती ब्लेसिंग इसके लिए बर्बाद की। इसका मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं। इसे अभी के लिए पाल लूंगा और बाद में जब यह बड़ा हो जाएगा तो इसे खा लूंगा। चूजा, जिसे अब तक कोई नाम नहीं मिला, खुशी से इधर उधर उछल रहा है, बेखबर और मासूम। उसकी चहचहाट चांसू के कानों में गूंजती है और यह सुनकर वह और भी उदास हो जाता है। आंखों में हल्के आंसू लिए चांसू सोचता है, मेरे प्रेशियस पॉइंट्स। तभी चिकारी उसके पास आता है। चांसू, जो अब तक अपनी निराशा में खोया हुआ था, ठिठक जाता है। वह मन ही मन सोचता है, अच्छा होगा कि मैं इससे इमोशनली अटैच ना हूं। वैसे मुझे इसे खाना है। फिर भी वह हल्के से मुस्कुराता है और चिक का नाम रख देता है, आरी। तभी आरी दूसरे एग की ओर इशारा करता है, जो अब टूटने वाला है। चांसू के दिल में उम्मीद की एक किरण फिर से जागती है। वह उत्साह से बुदबुदाता है, इस बार जरूर कोई काम का वर्कर मिलेगा। उसकी आंखें फिर से चमकने लगती हैं, लेकिन जैसे ही दूसरा एग फटता है, उसका चेहरा फिर से लटक जाता है। उसमें से एक पिगलेट निकलता है। चांसू का दिल टूट जाता है। वह हताशा में चिल्लाता है, मेरे साथ स्कैम हो गया। फिर थोड़ा रुककर वह पिगलेट का नाम रखता है, डोजी। कुछ समय बाद एक सुनसान जगह पर अरी और डोजी गॉडेस ऑफ अबंडेंस के सामने झुके हुए हैं। गॉडेस, जिसकी आंखों में हल्का दुख और स्नेह झलकता है, कहती है, थैंक्स गॉड, तुम दोनों ठीक हो। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। डोजी और अरी माफी मांगने लगते हैं। फिर थोड़ा हिम्मत जुटाकर वे आगे कहते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, आपके पुराने खूबसूरत रूप को वापस लाने के लिए। गॉडेस हल्के से मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आवाज में चेतावनी का पुट आ जाता है। सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे अपोस्टल से बचकर रहना होगा। तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरे वेसल हो। अगर तुम यूजलेस साबित हुए तो वे तुम्हें मारकर खा भी सकती हूं। उसकी बात सुनकर अरी और डोजी के चेहरों पर डर का साया छा जाता है। वे चांसू को एक भयानक मॉन्स्टर की तरह इमेजिन करते हैं, जो उन्हें भूखे नजरों से देख रहा है। डोजी की नाक से पानी बहने लगता है और वह डर से कांपने लगता है। अरी, जो अपने डर को छुपाने की कोशिश कर रहा है, हल्के से हंसते हुए कहता है, अरे वो अपोस्टल मुझे तो उतना इंटेलिजेंट नहीं लगता कि हमारा कुछ कर पाए। उसकी आवाज में बनावटी हिम्मत झलकती है। अगली सुबह
चांसू अपनी सिकल के साथ अपनी रोजमर्रा की एक्सरसाइज शुरू करता है। उसका लक्ष्य है इमॉर्टल ओनी को मारना। उसका चेहरा गंभीर और केंद्रित है, जैसे वह अपने गोल में पूरी तरह डूबा हुआ हो। तभी अरी और दोजी, जो अभी अभी जागे हैं, शोर सुनकर चौंक जाते हैं। यह इतना शोर क्यों? अरी बुदबुदाता है। जब वे चांसू को देखते हैं, जो इमॉर्टल ओनी को काट रहा है जैसे उसकी एक्स ने उसे काटा हो, दोनों सदमे में चले जाते हैं। उनके सामने पड़ी डीमन की बॉडी देखकर अरी का दिल धक धक करने लगता है। उसे याद आता है कि कल चांसू ने उसे देखकर अपने होंठ चाटे थे। चांसू, जिसने अभी अभी 2 इमॉर्टल ओनी को हंट किया है, पसीना पोंछते हुए संतोष से कहता है, आज का कोटा पूरा। तभी वह देखता है कि एरी और दोजी उसके पास एक टॉवल लेकर आ रहे हैं। आरी का चेहरा खुशी से चमक रहा है, जैसे वह चांसू को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन डोजी डर से कांप रहा है। आरी, जो डोजी की कायरता से चिढ़ गया है, उसे एक लात मारता है और चिल्लाता है, अबे हंसना, वरना तेरे साथ मैं भी जाऊंगा। चांसू पसीना पोंछने के बाद उनके लिए एप्पल्स काटता है। डोजी सेब को देखकर मुंह से पानी टपकाने लगता है और भागने की कोशिश करता है। एरी उसे रोकने की कोशिश करता है और चिल्लाता है, अबे रुक, हमें उसे दिखाना है कि हम काम के हैं, ना कि बस खाते और हकते हैं। चांसू, जो उन्हें खाते हुए देख रहा है, हल्के से मुस्कुराता है और कहता है, अच्छे से खाओ और बड़े हो। अगर तुम इन एप्पल्स को खाकर बड़े हो गए तो शायद तुम्हारा स्वाद और भी अच्छा होगा। उसकी बात सुनकर आरी की सांसें थम जाती हैं और वह डोजी को फुसफुसाते हुए कहता है, मत खा बेस्वर, वह तुझे बेकन बनाकर खाना चाहता है। चांसू, जो अब आरी के लिए भी एप्पल की एक प्लेट लाता है, उसे देखकर आरी के मुंह से पानी टपकने लगता है। वह सोचता है, इतनी अच्छी खुशबू, इसने इसके ऊपर जरूर 500 पॉइंट्स यूज किए होंगे। क्या यह पागल है? एक नॉर्मल अपोस्टल पूरे दिन में इतना कमाता है। लेकिन जब चांसू को लगता है कि एरी को एप्पल पसंद नहीं, वह उसके लिए राइस ग्रेन्स लाता है। आरी अपने आप को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डर के साथ साथ उसका मासूम मन ललचाता है और वह बड़े चाव से राइस खाने लगता है। इसके बाद चांसू पहली हार्वेस्ट को देखता है, जिसे उसने तैयार किया था। वह खुशी से फूला नहीं समाता, लेकिन तभी उसे अपने पीछे एक अजीब सी अनुभूति होती है, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। वह पलट कर देखता है, आरी है, जिसकी आंखें उसी हार्वेस्ट पर टिकी हैं। आरी इधर उधर देखते हुए फसल मांगने लगता है, लेकिन चांसू दृढ़ता से कहता है, पहली हार्वेस्ट हम गॉडेस को देंगे। चांसू गॉडेस को फसल भेंट करता है। गॉडेस का चेहरा रहस्यमयी ढंग से चमकता है और वह फसल को अजीब तरह से खाने लगती है। फिर वह बाकी को भी खाने के लिए देती है। डोजी, जैसे कोई पिग, तेजी से फसल लपक कर खाने लगता है। उसका चेहरा लालच और खुशी से भरा है। चांसू हंसते हुए कहता है, दोजी तो ऐसा ही है। लेकिन जब वह अरी को देखता है तो चौंक जाता है। अरी भी उन फसलों को उतनी ही तेजी से खा रहा है। उसकी छोटी सी बीक लालच से हिल रही है। दोनों इतना खा लेते हैं कि जमीन पर लेट जाते हैं, हिलने की भी ताकत नहीं बचती। अरी हाँफते हुए कहता है, मैं जल्द ही फ्राइड चिकन बन जाऊंगा अगर ऐसे ही खाता रहा। चांसू को तभी याद आता है कि आज उनके एप्पल्स मार्केट में लॉन्च होने वाले हैं। वह सोचता है, पता नहीं ये बिकेंगे भी या नहीं। उसका दिल उत्साह और चिंता के बीच झूल रहा है। दूसरी ओर कंपनी के डिपार्टमेंट में सीनियर अपनी टीम के साथ एप्पल लॉन्च की तैयारियों में लगा है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास है, लेकिन हल्की चिंता भी झलकती है। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एप्पल्स की क्वालिटी शानदार है। हमने इस पर गोल्ड की पतली परत चढ़ाई है और विंटर बर्ड फेदर्स भी जोड़े हैं। इसका नाम है एम्परर एप्पल और कीमत बस 2 लाख गोल्ड कॉइन्स। लेकिन लोग इसे खरीद क्यों नहीं रहे? उसकी आवाज में निराशा और हैरानी झलकती है। हम फ्री सैंपल्स भी नहीं दे सकते। तभी बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। सीनियर अपने कर्मचारी से पूछता है, यह क्या हो रहा है? कर्मचारी उत्साह से कहता है, किसी ने सारे एप्पल्स खरीद लिए। उसने अपना नाम लोहान बताया। सीनियर चौंक जाता है। लोहान? तुम्हारा मतलब वही लोहान? दृश्य बदलता है और हम लोहान को देखते हैं, जो एप्पल्स खाते खाते मग्न है
उसका चेहरा संतुष्टि और खुशी से भरा है। सीनियर आगे कहता है, वही लोहान जिसने हैंडीकैप्ड स्वॉर्ड्समैनशिप को इस दुनिया में शुरू किया। ऐसे इंसान ने हमारे यहाँ से एप्पल्स खरीदे। उसकी आवाज में गर्व और अविश्वास का मिश्रण साफ झलकता है। पूरा इलाका उस खबर से गूंज उठा। सुजीन के बॉस को लगा था कि रोहान द्वारा सारे सेब खरीद लेने की बात बस थोड़ी बहुत चर्चा ही पैदा करेगी, लेकिन जल्द ही एक ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्ट सामने आई। द सोर्ड मास्टर्स ट्रेनिंग फूड रिवील्ड। रिपोर्ट में बताया गया कि रोहान जैसे महान तलवारबाज की रोजमर्रा की डाइट में एप्पल्स ही मुख्य हिस्सा थे, और अब वही सेब बाजार में बिकने लगे हैं। ऑनलाइन लोग पागलों की तरह चर्चा करने लगे। क्या सिर्फ एप्पल्स खाने से कोई सोर्ड मास्टर बन सकता है? क्या यही उनकी ताकत का राज है? जब सुजिन के बॉस रियू वान ने यह खबर देखी तो वो घबरा गया। वो सोचने लगा, ये कैसा बेवकूफ़ी भरा हेडलाइन है, किसने इसे छापने की इजाजत दी? उधर चारों ओर के व्यापारी हड़बड़ी में जुट गए। रियू वान के दफ्तर में फोन लगातार बजने लगे। हर कॉल में वही सवाल, क्या सच में एप्पल से सोर्ड मास्टर बना जा सकता है? तंग आकर वो चिल्लाया, बिल्कुल नहीं, ये तो बकवास है। लेकिन उसके बोलने के बावजूद कॉल्स बंद नहीं हुई। उसी बीच किसी ने 100 बॉक्स एप्पल्स का एक बड़ा ऑर्डर दे दिया। रियू वान ने चिल्लाते हुए कहा, अरे ये इतना आसान नहीं है। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एप्पल क्रेज शुरू हो चुका था। उधर इस अफरा तफरी से बहुत दूर एक और दुनिया में चंसो को आए हुए 1 हफ्ता बीत चुका था। वहां की जिंदगी शांत और सुखद थी। हमदल अहरी दोजी और देवी खेत से उगाई गई ब्लैक बीन्स का आनंद ले रहे थे, जबकि चंसो एप्रन पहने हुए बोला, अब जब सबका खाना तैयार हो गया है तो अब मेरी बारी है अपनी डिश बनाने की। टेबल पर बर्तन और ताज़ी सब्जियां सजी हुई थीं, और चांसो मुस्कुराते हुए अपने काम में लग गया, जैसे आने वाला पल किसी नई शुरुआत की ओर इशारा कर रहा हो। चांसो ने एक आलू और एक शकरकंद उठाते हुए मुस्कुराकर कहा, ये भी सेब जितने ही स्वादिष्ट हैं। वो ध्यान से आलू छीलने और सब्जियां काटने लगा। हर हरकत में उसका अनुभव साफ झलक रहा था। चाकू चलाने का तरीका, आंच को कंट्रोल करने का सलीका, सब कुछ बिल्कुल प्रोफेशनल। हमदाल, देवी और उसके फैमिलियर सब मंत्रमुग्ध होकर उसे देख रहे थे। यहां तक कि छोटा डोजी, वो प्यारा सा पिगलेट, भी टकटकी लगाकर देख रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और मुंह से लार टपक रही थी। चंसो ने मजाक में कहा, ये खाना तुम्हारे लिए नहीं है, तुम तो अभी अभी खाकर उठे हो। लेकिन सबने उसकी बात को हवा में उड़ा दिया। दोजी ने बड़ी मासूम आंखों से बार बार गुजारिश की। इतनी प्यारी नजरों को देखकर चंसो आखिरकार हार गया। उसने एक टुकड़ा उठाया और डोजी को दे दिया। दोजी ने खुशी से वो निवाला उसके हाथ से ही झपट लिया। उसी वक्त सुजान वहां आ पहुंची। वो मुस्कुराते हुए बोली, हे चंसो। चंसो सचमुच उसे देखकर खुश हो गया। सुजान की नजर जब उसके फैमिलियर्स पर पड़ी तो उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, तुमने सारे फैमिलियर्स को हैच कर लिया, ये तो कमाल है। उसके लिए वो दृश्य अब 3 गुना ज्यादा प्यारा हो गया था। लेकिन वही फैमिलियर्स तुरंत देवी के आगे दीवार बनकर खड़े हो गए, किसी बाहरी इंसान को पास नहीं आने देने के लिए तैयार। चांसो फिर भी शांत रहा। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, तो बताओ सुजान, आज यहां किस काम से आई हो? सुजान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, सुनना चाहोगे? चंसो ने हाथ बांधकर गंभीरता से सुजान की बात सुनी। थका हुआ था, लेकिन पूरा ध्यान उसी पर था। सुजान ने फिर उसे कुछ रसीदें दिखाईं और मुस्कुराते हुए बोली, तुम यकीन नहीं करोगे, सेब पिछले 2 दिनों से पूरी तरह सोल्ड आउट हो गए हैं, और अब उनकी कीमत बढ़कर 2 लाख गोल्ड प्रति सेब तक पहुंच गई है। यह सुनते ही चंसो की आंखें फैल गईं। वो सिर पकड़कर बोला, क्या 2 लाख एक सेब के, और वो भी लगातार 2 दिन? सुजान ने हंसते हुए कहा, हाँ, अब इसे बड़ा मुद्दा मत बनाओ, लोग पागल हो गए हैं उन सेबों के लिए। चंसो तुरंत हिसाब लगाने लगा। पहले तो सेब सिर्फ 900 गोल्ड के थे, तो क्या दुनिया में इतने अमीर लोग हैं जो इतने में भी खरीद लें? फिर उसने सोचा, अगर मुझे 30% हिस्सा मिल रहा है, मतलब एक सेब पर करीब 60,000 गोल्ड। अगर मैं दिन में सिर्फ 50 बेच दूं, तो ये तो 30 लाख गोल्ड रोज हुए।
और 1 साल में करीब 1 अरब गोल्ड। इतना सोचते ही उसका इमेजिनेशन उड़ान भरने लगा। वो खुद को मोटी गोल्ड चेन पहने पैसे हवा में उछालते हुए देख रहा था। उसके कंधे पर हमदल बैठा था। वो हंसते हुए चिल्ला रहा था, हम अमीर हो गए। छोटा पिगलेट डोजी तो नोट चबा रहा था और देवी चमकदार गहनों में सजी हुई मुस्कुरा रही थी। ये ख्याल आते ही चंसो के चेहरे पर लालिमा छा गई। उसकी आंखों में उम्मीद और जुनून दोनों थे। फिर एक पल में उसने मुट्ठी भींची और खुद से कहा, अगर ये प्लान सही चला तो शायद मुझे अपने माता पिता के बारे में कोई सुराग भी मिल जाए। उसकी निगाहें फिर से स्थिर हो गईं। अब वो सपनों में नहीं, मकसद में डूब चुका था। चंसो ने सुजान की ओर मुड़ते हुए कहा, डिपार्टमेंट स्टोर की फीस वाकई बहुत ज्यादा है, लेकिन चूंकि तुमने मुझे इतना हिट प्रोडक्ट दिया है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन्हें थोड़ा नेगोशिएट कर सकूं। फिर उसने गंभीर आवाज में पूछा, पर सुजान, तुम्हें क्या लगता है ये एम्परर एप्पल्स का क्रेज कितने दिन चलेगा? मैं अपनी फैंटेसी तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन ये उम्मीद रखना कि सेब हमेशा 2 लाख गोल्ड में बिकते रहेंगे शायद थोड़ा अनरियलिस्टिक है। सुजान मुस्कुराई और बोली, सोचो, अगर हमारे पास 10 लाख ग्राहक हैं और रोज बस 100 सेब भी बिकें तो ये कारोबार 27 साल तक चल सकता है, और वक्त के साथ हमारे कुछ लॉयल कस्टमर्स तो खुद ब खुद बन ही जाएंगे। चांसो ने फिर चिंतित होकर पूछा, पर क्या तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत ज्यादा उम्मीद कर रही हो? सुजान ने हल्की हंसी के साथ कहा, चिंता मत करो चंसो, तुम्हें ये अर्थ के पैमानों पर नहीं, चाइना जैसे बड़े बाजार के हिसाब से देखना होगा। उधर उसके फेमिलियर्स चुपचाप सुजान से देवी को छिपाए हुए थे, कहीं उसकी नजर उन पर न पड़े। फिर सुजान ने अचानक चंसो का हाथ थाम लिया और मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें प्रोडक्शन बढ़ाने पर विचार करना चाहिए, ज्यादा सेब लगाओ। चांसो ने सिर हिलाया, नहीं, इस बार मैं कुछ और क्रॉप्स आजमाना चाहता हूं, वो भी सेब जितने ही स्वादिष्ट हैं। ये सुनकर सुजान की आंखें चौड़ी हो गईं। सेब जितने स्वादिष्ट? क्या वाकई? वो इतनी हैरान हुई कि उसका हाथ कस गया। चंसो का हाथ सुन्न पड़ गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसी शाम चंसो ने एक टेस्टिंग सेशन रखा। उसने सबके सामने झुककर माफी मांगी, थोड़ा इंतजार करवाया, लेकिन उम्मीद है ये स्वाद इंतजार के लायक होगा। टेबल पर उसने सादे मगर यादों से भरे पकवान रखे, उबले हुए आलू। सुजान ने एक टुकड़ा लिया। पहला कौर खाते ही उसके चेहरे पर हल्की लाली छा गई, आंखें चमक उठीं। वो बोली, कितनी मिठास है इसमें, नमक का स्वाद और इसकी हल्की कुरकुराहट, बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस है। छिलके से हल्की सी नटी खुशबू आ रही है और अंदर का टेक्सचर इतना सॉफ्ट। उसकी बात सुनकर चांसो का दिल खुशी से भर गया। फिर उसने एक एक करके बाकी व्यंजन परोसे, पैनकेक्स, फ्राइज और रोस्टेड स्वीट पोटैटोज जो उसने खुद बनाए थे। और इस बार सुजान का रिएक्शन सिर्फ अच्छा नहीं था, वो तो पूरी तरह ओवरवेल्म्ड थी। हर बाइट के साथ उसका चेहरा खिलता जा रहा था और चंसो के दिल में एक नया आत्मविश्वास जन्म ले रहा था। सुजन ने मुस्कुराते हुए व्यंजनों की तारीफ की। ये खाने तो इतने लाजवाब हैं कि किसी हाई एंड रेस्टोरेंट में परोसे जा सकते हैं, और ये पोटैटो फ्राइज तो सिर्फ साइड डिश नहीं, मेन कोर्स बनने लायक हैं। चंसो ने संतोष की मुस्कान दी, अच्छा लगा कि तुम्हें पसंद आए। फिर उसने घोषणा की, अब आखिरी डिश है, रोस्टेड स्वीट पोटैटो, वही जिसे देखकर डोजी पूरी तरह पागल हो गया था। जैसे ही उसने वो पेश किया, माहौल में हंसी गूंज उठी। सारे फैमिलियर्स उस डिश पर टूट पड़े। डोजी जमीन पर लोटपोट होकर ओइंक ओइंक करता रहा, खुशी से उछलता, मानो दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चीज उसी के सामने हो। उधर आरी उदास और दुबली सी दिख रही थी। चंसो ने उसकी ओर देखकर पूछा, अरे, तुम इतनी पतली क्यों लग रही हो? तभी सच्चाई सामने आई, डोजी ने उसका हिस्सा भी खा लिया था। इसी बीच हमदल ने सुजान के हाथ में पकड़ी स्वीट पोटैटो देख ली और तुरंत उछलकर उसे चाटने की कोशिश करने लगा। सुजान शर्मा गई और बोली, कितना प्यारा है ये, और कितना फ्लफी भी। धीरे धीरे बातचीत फिर बिजनेस की ओर मुड़ गई। चांसो ने कहा कि वो इन सब्जियों को भी सेबों के साथ बेचने पर विचार कर रहा है, लेकिन सुजान ने हाथ जोड़ते हुए कहा, खाने के लिए शुक्रिया चांसो, लेकिन अभी हमारी टॉप प्रायोरिटी सेबों का प्रोडक्शन होना चाहिए। डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। चांसो ने चिंतित होकर कहा,
पर ऐसा करना आसान नहीं होगा। मुझे और पॉइंट्स चाहिए, वरना सारे रिसोर्सेज क्रॉप्स में खर्च हो जाएंगे। सुजान ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत काबिले तारीफ है। अभी बाकी चीजों की चिंता मत करो, सिर्फ एप्पल्स पर ध्यान दो। वैसे भी, जैसा कि तुम जानते हो, यहाँ के सारे अपोस्टल्स कोरियन हैं और इस दुनिया की कल्चर भी उनसे ही प्रभावित है। यानी उनके लिए ये सारे नए व्यंजन तो आश्चर्य हैं, पर असली मुनाफा तो सिर्फ एम्परर एप्पल से ही आएगा। उसकी बात सुनकर चंसो ने सिर हिलाया और मन ही मन तय किया, अगला कदम सावधानी से लेकिन साहस के साथ उठाना होगा। सुजान ने जोर देकर कहा कि सेबों की मांग लगातार बढ़ती रहेगी, जबकि वह अपने हाथों में हल्के से दबे हमदल को थामे हुए चांसो से उसकी स्थिति को समझने की गुजारिश कर रही थी। वह झुककर बोली, इतनी मेहनत और डिपार्टमेंट स्टोर की भारी कमीशन के बावजूद आपने मुझे खाना खिलाया, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं नहीं चाहती कि मैं आप पर ज्यादा दबाव डालूं। चांसो ने शांत स्वर में कहा, मैं संभाल लूंगा। मैं रोज 100 सेब तैयार कर सकता हूं। सुजान की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। क्या आप सच में ऐसा कर सकते हैं? और उसी पल सौदा तय हो गया। चांसो अब रोज 100 सेब की सप्लाई करेगा। वह सोच रहा था कि शायद अब उच्च मार्ग पर टिके रहने की जरूरत नहीं, लेकिन कोशिश तो करनी ही चाहिए। सुजान अब भी हमदाल को पकड़े हुए मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद, सच में। अगली सुबह चांसो अपने खेत के सामने खड़ा शांत संतोष के साथ दृश्य देख रहा था। उसके पीछे उसके दो साथी आहरी और दोजी हमेशा की तरह चल रहे थे। रास्ते में डोजी ने कहा, क्या हमें हर वक्त उसके पीछे चलना जरूरी है? हम तो वैसे भी कुछ कर नहीं सकते। आहरी ने झिड़कते हुए जवाब दिया, बकवास बंद करो। अगर हम उस पर नजर नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? उस बेवकूफ हैमस्टर पर भरोसा मत करो। तीनों की वह नोकझोंक भरी चाल खेतों के बीच गूंज रही थी। चांसो सोच में पड़ गया, ये लोग हमेशा मेरे पीछे क्यों रहते हैं? क्या ये वाकई कॉम्बैट टाइप फैमिलियर्स हैं या बस खाने वाले आलसी प्राणी? लेकिन जैसे ही उसने यह सोचा, अचानक हवा में एक भयानक गले से निकली दहाड़ गूंजी। शांत सुबह एक झटके में भयावह शोर में बदल गई। एक अमर राक्षस अचानक आहरी और दोजी की ओर झपटा। चांसो ने झुंझलाकर अपना सिर थपथपाया और बुदबुदाया, कमाल है, मुझसे उम्मीद रखना ही बेवकूफी थी। अच्छा हुआ कि ये इमॉर्टल डीमन बहुत धीमा है। लेकिन अगली ही पल राक्षस लगभग डोजी तक पहुंच गया। डर के मारे डोजी जोर से चीख पड़ा। चांसो चिल्लाया, क्या कर रहा है तू? भाग, जल्दी भाग। वो जानता था कि वो बहुत दूर है, सीधे डोजी को बचा नहीं पाएगा। फिर भी उसने बिना झिझके अपना हथियार उठाया और एक जोरदार झटके से उसे झुला दिया। हवा में एक तेज कड़कड़ाहट गूंजी और अगले ही पल जब आहरी ने आंसुओं से भरी आंखें खोलीं तो उसने देखा चांसो का वार सीधे राक्षस पर लगा था। राक्षस जमीन पर ढेर हो चुका था। दोजी कांपते हुए भी सुरक्षित था। चांसो की आंखों में हैरानी झलक उठी। रुको, ये कैसे हुआ? मेरी स्किल की रेंज तो इतनी बड़ी नहीं थी। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन तभी बाकी राक्षसों की पूरी भीड़ उसकी ओर बढ़ने लगी। चांसो ने गहरी सांस ली, अपनी स्टैंस सुधारी, आंखें तेज हुईं और उसने गरजते हुए कहा, डिकैपिटेशन। क्षण भर में हवा चीरी गई और उसकी साइथ ने बिजली जैसी रफ्तार से वार किया। एक ही झटके में कई राक्षसों के सिर उड़ गए। धार की गूंज, राक्षसों की चीखें और उस पल की खामोशी, सब कुछ मिलकर एक ही बात कह रहा था, यह अब पहले वाला चांसो नहीं है। उसी वक्त उसके सामने एक हरे रंग का सिस्टम पैनल चमका। स्किल एक्टिवेटेड, मास डिकैपिटेशन, रेंज एक्सपैंडेड, X2। चांसो ने उस नोटिफिकेशन को देखा, थोड़ा मुस्कुराया, सिर हिलाया और बोला, मास डिकैपिटेशन, क्या अजीब नाम है, लेकिन असर तो कमाल का है। और वो आगे बढ़ गया। उसके पीछे बस गिरे हुए राक्षसों की राख उड़ रही थी और हवा में गूंज रही थी उसकी साइथ की घातक सरसराहट। पीछे से आते राक्षसों की ओर मुड़ते हुए चांसो ने महसूस किया कि अब वो और भी ज्यादा साधारण राक्षसों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। एक ही तेज और घातक वार में 4 या 5 राक्षस एक साथ जमीन पर गिर पड़े। वो बिना रुके लगातार झुलाता रहा। कुछ ही पलों में दर्जनों राक्षस ढेर हो गए।
यह सब देखकर आरी और दोजी डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। घबराते हुए वे देवी के पास भागे और चिल्लाए, देवी माँ, कुछ भयानक हो गया है। देवी ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों हो? आरी ने हकलाते हुए बताया, वो अपोस्टल एक ही बार में 4-5 सिर काट रहा है। हाँ, ये तो अच्छी बात है कि वो मजबूत हो रहा है, लेकिन शायद उसे पहले अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान देना चाहिए था। ये सुनकर देवी एकदम सन्न रह गई। उसके चेहरे पर चकित और असहज भाव उभर आए। उसने धीरे से कहा, अरे शांत हो जाओ, मैंने तो उसे ऐसी कोई स्किल दी ही नहीं। अरी कांपते हुए बोली, मुझे तो डर लग रहा है देवी माँ, अब तो खाना भी नहीं खाया जा रहा। लेकिन डोजी ने शांत स्वर में कहा, देवी माँ, उस स्किल का नाम है मास डिकैपिटेशन। क्या आपने ही ये दी थी? ये नाम सुनते ही देवी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसके होंठ कांप उठे और उसने बमुश्किल कहा, मास डिकैपिटेशन? ये शक्ति आखिर उसे किसने दी? हवा में खामोशी छा गई और दूर कहीं चांसों की साइथ फिर से हवा को चीरती हुई गूंजी। श्श्श, मानो मौत खुद नाच रही हो। गॉडेस ऑफ अबंडेंस अविश्वास से उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, शरीर तनाव से भर गया था। वो मन ही मन सोचने लगी, ऐसी स्किल मैंने आज तक कभी देखी ही नहीं। क्या वो सच में इंसान है या फिर नर्क से आया कोई डेथ गॉड? ये सोचते सोचते उसका मन उलझ गया। तभी उसे कुछ याद आया। उसकी आंखों में समझ की चमक लौटी। धीरे से उसने खुद से कहा, मुझे लगता है मुझे अब समझ आ गया। तभी डोजी की आंखें चमक उठीं। ओइंक, जैसा मैंने सोचा था गॉडेस, वो स्किल आपने ही दी थी, है ना? लेकिन आरी ने झट से उसे लात मारी और बोली, पीपग, बेवकूफ, बस चुप रहो। फिर उसने गॉडेस की तरफ मुड़कर नरम लेकिन जिज्ञासा भरे स्वर में पूछा, पीप, तो असल में हुआ क्या? गॉडेस ने गहरी सांस ली, थोड़ी देर चुप रही, फिर गंभीर आवाज में बोली, लगता है अपोस्टल की स्किल विकसित हो चुकी है। जैसा कि तुम जानते हो, डिकैपिटेशन स्किल असल में हार्वेस्ट स्किल का एक मॉडिफाइड रूप है। क्या तुम्हें याद है जब उसकी स्किल इवॉल्व हुई थी और एरिया हार्वेस्ट संभव हो गया था? वैसे ही अब डिकैपिटेशन स्किल भी इवॉल्व होकर मास डिकैपिटेशन स्किल बन चुकी है। एरी का छोटा सा शरीर कांप उठा। वो धीरे से फुसफुसाया, क्या ऐसा तो सिर्फ फर्स्ट ईयर अपोस्टल्स के लिए ही संभव होता है ना? गॉडेस ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, और यही वजह है कि वो बच्चा डरावना है। फिर उसकी आवाज में हल्की गर्माहट आ गई। और आभारी भी। वो भले ही अपनी रफ्तार से किसी राक्षस जैसा लगे, लेकिन उसी की वजह से हम आज इस तरह बात कर पा रहे हैं। वो मुस्कुराई और बोली, जैसे ही अपोस्टल लौटेगा मैं उसे कम्युनिकेशन स्किल प्रदान कर दूंगी, ताकि तुम ज्यादा चिंता मत करो। अरी ने शर्म से सिर झुका लिया। पीप, माफ कीजिए, मैंने अपनी बुरी शक्ल दिखा दी। उसी पल चंसू वापस लौटा, हाथ हिलाते हुए, बिल्कुल बेफिक्री से। गॉडेस ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराई और धीरे से खुद से बोली, मुझे नहीं पता क्या कहना चाहिए पहले, पर अब समय आ गया है कि मैं अपने अपोस्टल से सही मायनों में बात करूं। फिर उसने धीरे से कहा, सबसे पहले क्यों ना मैं इन्हें अपने डिवाइन बीस्ट्स के रूप में परिचय करवाऊं। अरी, हमदाल और दोजी खुशी से उछल पड़े, चहकते और मस्ती में स्क्वील करते हुए चंसू की ओर दौड़ पड़े। चंसू रुक गया, उसकी आंखों में हल्का आश्चर्य झलका। तभी अचानक उसके सामने सिस्टम विंडो खुल गया। द गॉडेस ऑफ अबंडेंस ग्रांट्स अ न्यू स्किल टू द अपोस्टल। गॉडेस ने खुद से धीरे धीरे कहा, सच में अपोस्टल के मार्ग को सीमित करना दुनिया के नियमों के खिलाफ है। उसे खुद अपना रास्ता चुनने की आजादी होनी चाहिए। सिस्टम विंडो पर 2 विकल्प दिखाई दिए, चूज अ स्किल, 1 प्रॉमिस ऑफ अबंडेंस, 2 कम्युनिकेशन। गॉडेस ने कुछ पल सोचा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, अब फैसला उसका होगा। तुम्हें 2 विकल्प दिए गए हैं, है ना? गॉडेस ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। अगर वो मेरा अपोस्टल है तो जरूर कम्युनिकेशन चुनेगा।
चंसू ने सिर हल्का झुकाया। आंखों में जिज्ञासा और आवाज में कोमलता थी। एक नया स्किल? गॉडेस अपने मन में सोचने लगी। उसकी आवाज में चिंता और गर्व दोनों झलक रहे थे। मुझे उसे कहना चाहिए कि वो लड़ाइयों से दूर रहे, क्योंकि वे खतरनाक हैं। और सबसे पहले मैं उसे धन्यवाद कहूंगी, मुझे चुनने के लिए। शुक्रिया। कुछ पल बीत गए। गॉडेस धैर्य से देखती रही। पूरी उम्मीद थी कि चंसू कम्युनिकेशन स्किल ही चुनेगा, लेकिन चंसू ने कर्सर को धीरे से हिलाया और उन दो विकल्पों में से एक को चुन लिया। सिस्टम विंडो चमक उठा। स्किल सिलेक्शन एंडिंग। बेस्ड ऑन योर चॉइस यू एक्वायर प्रॉमिस ऑफ अबंडेंस। गॉडेस, जो मुस्कुरा रही थी और उससे बात करने की खुशी में डूबी थी, अचानक सन्न रह गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और होंठों से हल्की सी हाँफ निकल गई। उसने दूसरा स्किल चुना? वो स्तब्ध होकर बोली। क्यों चंसू ने कम्युनिकेशन स्किल नहीं चुना? उसी वक्त जब चंसू स्किल चयन स्क्रीन के सामने खड़ा था, सिस्टम विंडो पर दो साफ विकल्प थे। प्रॉमिस ऑफ अबंडेंस कम्युनिकेशन। चंसू ने स्क्रीन को ध्यान से देखा, थोड़ा आंखें सिकोड़ते हुए बुदबुदाया। प्रॉमिस ऑफ अबंडेंस? पता नहीं ये करता क्या है। फिर उसने दूसरा विकल्प देखा, कम्युनिकेशन। इससे मैं जानवरों और पौधों से बात कर सकता हूं। तुरंत उसके दिमाग में कल्पना दौड़ पड़ी। आरी की नाराज, चीखती हुई आवाज गूंज उठी। तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? मैंने तुम पर भरोसा किया था। मैंने तुम्हें अपना परिवार माना था। उसके साथ ही डोजी की स्क्वील सुनाई दी। उसका छोटा सा बीक गुस्से में हिल रहा था। मैं बदला लूंगा, तुमसे बदला लूंगा। मैं तुम्हें चोंच से चोंच मार मार कर तोड़ दूंगा। यह सोचकर डोजी की आवाज जितनी तीखी थी, चंसू की कल्पना में तो यहां तक कि सेब का पेड़ भी चीख उठता नजर आया। तुमने कभी सोचा है कि रोज 100 बार फल देना कैसा लगता होगा? मेरे कंधे तो टूट देंगे। चंसू का चेहरा सिहर उठा। वह आफत की तस्वीर सोचते ही अंदर से दुखी हुआ। मन ही मन उसने कहा, उफ, ऐसा तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। केवल सोचकर ही बुरा लग रहा है। कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस। मुझे कम्युनिकेशन कभी नहीं चुनना चाहिए। उसने दृढ़ निश्चय से क्लिक किया और दूसरे विकल्प को चुना। तुरंत ही सिस्टम विंडो चमक उठा। स्किल सिलेक्शन इज एंडिंग। पीछे खड़ी गॉडेस आरी और दोजी की काया झुक गई। उनके चेहरे पर साफ मायूसी और चिंता का मेल था। चंसू थोड़ा चौंका, फिर आश्चर्य से पूछा, सब इतने उदास क्यों हो गए? पर उसने सोचा, चलो पहले स्किल पर ध्यान देते हैं। एक और सिस्टम नोटिफिकेशन आया। स्किल डिकैपिटेशन, प्रॉमिस ऑफ अबंडेंस। चंसू ने खुद से धीरे कहा, आवाज में विचार था। जैसा कि उम्मीद थी, कोई सीधी व्याख्या नहीं, बस एक प्रॉमिस। फिर उसने गॉडेस की ओर बढ़कर एक चमकता हुआ सेब उठाया और उसे संभाल कर कहा, मैं ये सेब गॉडेस को अर्पित करूंगा। मुस्कुराते हुए वह बोला, गॉडेस, हियर। पर गॉडेस ने मुंह फेर लिया। उसका चेहरा थोड़ा उदास दिखाई दिया। चंसू ने एक पल के लिए पलकें झपकाईं, असमंजस में पूछा, गॉडेस? तभी सिस्टम विंडो ने अपडेट किया। पॉइंट्स यूज्ड अकॉर्डिंग टू स्किल यूसेज आर समड अप एंड रिटर्न्ड। चंसू ने सर उचकाते हुए खुद से कहा, वो उदास क्यों है? मैंने जरूरत नहीं भी की थी, फिर भी मैंने अर्पित कर दिया। फिर समझ आया, तो सफल प्रॉमिसेस पर मेरे पॉइंट्स वापस आ जाते हैं। ये तो क्वेस्ट्स जैसा ही है। एक शरारती सी मुस्कान उसके चेहरे पर खेल आई। उसने हमदौल की गाल पकड़कर चिढ़ाया और बोला, इस बार मैं हमदौल की गालें दबाऊंगा। हमदौल चीखा, पर चंसू फिर भी मुस्कुराया और एक बार फिर हल्के से गाल दबा दिया। हमदल ने शरारती अंदाज में एक मुक्का मारा, जिससे चंसू हंस पड़ा। उसने हल्का सा पीछे झुककर सोचा, क्या एक बार और कोशिश करूं? चंसू की आंखें डोजी पर पड़ीं और एक नया आइडिया उसके दिमाग में आया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, इस बार मैं डोजी का पेट भरूंगा। डोजी मासूम मुस्कान लिए शक भरी निगाहों से उसे देख रहा था, जबकि आहरी के विचार अंदर से घबराहट से चिल्ला रहे थे। नहीं, ऐसा मत करो। चंसू ने नाटकीय अंदाज में डोजी के सामने कुछ एप्पल पीसेस रख दिए और बोला, मैं इन्हें खिलाऊंगा। डोजी ने उत्साह से एप्पल स्लाइसेस खाए।
खुश होकर चीखा, ओइंक, टेस्टी। चंसू हल्का सा पीछे झुका, थोड़ा परेशान होते हुए पॉइंट्स काउंटर की ओर देखा। पॉइंट्स क्यों वापस नहीं आ रहे? क्या ये बग है? उसने सिर हिलाते हुए फुसफुसाया, मत बताना। इसका पेट अभी भी भरा नहीं है। मैंने उसे 10 से ज्यादा पीसेस दिए। सांस छोड़ते हुए उसने कंधे उचकाए। जो भी हो, ये वापसी से ज्यादा महंगा पड़ रहा है। प्रिंसिपल थोड़ा वेस्ट हो गया, पर क्या करें। पास से अरी ने राहत की सांस ली। उसकी आवाज में एक छोटा सा धन्यवाद झलक रहा था। अंततः चीजें कंट्रोल में हैं। इसी बीच हे सुजे ने तेज कदमों से चंसू की ओर दौड़ी। उसके चेहरे पर अर्जेंसी साफ थी। उसने आवाज लगाई, कस्टमर। ओ चंसू। चंसू हल्का सा स्टार्टल्ड हुआ और जल्दी बोला, आप केवल एक दिन में वापस आ गई? क्या कुछ गलत हुआ? हे सुजेनी की एक्सप्रेशन गंभीर थी और आवाज शार्प और कंसर्न्ड। इस समय यह कोई मौका नहीं है। तुम्हें जल्दी से इस ब्लॉक को कॉन्कर और डिफेंड करना होगा। चंसू आंखें फाड़कर ठिठक गया। अचानक शब्दों में अटकते हुए बोला, क्या कहा? कोई हमला करने वाला है क्या? हे सुजेने ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसकी आंखों में तीव्रता थी। हो सकता है। एम्परर एप्पल की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हमने खरीदी एक एक इंसान तक ही सीमित कर दी। पर फिर भी 5000 लोगों ने पहले ही रिजर्वेशंस करवा रखी हैं। चंसू का जबड़ा नीचे गिर गया। उसकी आंखें नियरली फूटने को थीं। हमदाल भी असमंजस में उसे ताक रहा था। 5,000 लोग। हे सुजेने ने तेजी से बात आगे बढ़ाई। वो लोग डिलीवरी की डेट से ज्यादा परवाह नहीं कर रहे। वे चाहते हैं कि जैसे ही सेब मिले हम उन्हें भेज दें। इसीलिए रेडर्स जो एप्पल्स और ब्लॉक्स को टारगेट करते हैं वहीं इस तरफ आएंगे। पर यहां हमारा इलाका टेरिटरी के बाहर है, तो हम क्राइम रोक ही नहीं पाएंगे। चंसू के दिमाग में एक ही विचार दौड़ गया। उसकी नजर पिछली ओर तेवर से गई। उसने सोचा, बैकिंग? मेरा बैकिंग तो सिर्फ गॉडेस है। गॉडेस चुपके से जगह पर बैठी हुई थी, नजर रखे, अलर्ट। चंसू के चेहरे पर सख्तपन आया। अगर मैं हार गया तो केवल गॉडेस नहीं बल्कि हमारी होल अबंडेंस ही खत्म हो जाएगी। हे सुजेने ने निर्देश देते हुए कहा, तुम्हें कम से कम ब्लॉक्स पर कब्जा करना होगा और गेट्स लगाने होंगे। चंसू ने एक पल ठहरकर रणनीति बनाते हुए जोड़ा, आसपास के ब्लॉक्स पहले जेत लेते हैं और वहां से कैमोफ्लाज्ड बेसिस बना लेते हैं। इससे मेरी डिस्टेंस भी कम रहेगी। हे सुजीन की आंखें चमक उठीं। वो फायदा समझ गई थी और उसने उत्साह से कहा, बढ़िया आइडिया। अगर हम ब्लॉक्स जीतकर गेट्स बना लेंगे तो मूवमेंट टिकट के रिस्ट्रिक्शंस भी गायब हो जाएंगे। चंसू अभी भी स्थिति की भारी गहनता से स्तब्ध धीरे से बोला, वैसे इतने सारे रिजर्वेशंस कैसे जमा हो गए? यह बिल्कुल भी नॉर्मल स्थिति नहीं है। 5000 लोग बिना मुझसे कंसल्ट किए। हे सुजीन ने हल्की, लगभग मजाकिया मुस्कान दी। तुम्हें पता नहीं था? पूरे ब्लॉक्स में क्योस फैल गया है एम्परर एप्पल के असर की वजह से। चंसू की आंखें डिसबिलीफ में खुल गईं। क्या असर? मतलब क्या? हे सुजेने ने मैटर ऑफ फैक्ट अंदाज में सिर हिलाते हुए बताया, कहते हैं कि एम्परर एप्पल खाने से स्किल प्रोफिशिएंसी तेजी से बढ़ती है, डिजीजेस क्योर होती हैं, इलनेस प्रिवेंट होती है, स्किन क्लियर होती है, फटीग दूर होती है, टीथ सफेद होते हैं, वेट कम होता है और मेमोरी इंप्रूव होती है। बस यही रूमर है। चंसू आधा फ्रस्ट्रेटेड होकर चिल्लाया, सीरियसली? तुम मुझे मजाक बता रही हो? क्यों इसे पेनेसिया नहीं कहते? हे सुजीन का एक्सप्रेशन हल्का सॉफ्टन हुआ। उसकी आवाज अम्यूज्ड और सिंपैथेटिक थी। तो सच नहीं था। मुझे थोड़ी उम्मीद थी, लेकिन ये डिसअपॉइंटिंग है। चांसू ने अपने फिस्ट्स कस लिए, फ्रस्ट्रेशन बबलिंग, और अपने आप से बोला, यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? फिर उसने तेजी से ध्यान टास्क पर लगाया, फर्म अंदाज में कहा, सबसे पहले जल्दी से ब्लॉक्सन पर कब्जा करना है। हे सुजेने की आवाज फिर काट कर आई, आंखों में होप और एक्सपेक्टेशन की चमक। मिस्टर चांसू, पर क्या यह सच नहीं है? रियली? चंसू ने हैंड्स उठाकर एग्जास्परेटेड होकर चिल्लाया, इम्पॉसिबल, बस ये एप्पल्स हैं। सीन बदलकर एक हॉस्पिटल में गया, जहां हर तरफ साइलेंस और काम थी। केवल एक्टिविटी का लो हम सुनाई दे रहा था। एंट्रेंस से रोहन कॉन्फिडेंटली वॉकड इन, कैरिंग एक बास्केट ऑफ एप्पल्स। पास खड़े रिपोर्टर ने उसे देखा
और उत्साहित होकर धीरे से कहा, ये कौन है? लगता है आज तो जैकपॉट लग गया। हॉस्पिटल के अंदर एक पेशेंट अपने हॉस्पिटल बेड पर बैठा मुस्कुराते हुए रोहन की ओर देखा। फाइनली तुम आ गए। रोहन ने सिर हिलाया और धीरे से एप्पल्स को रख दिया। हॉस्पिटल विजिट गिफ्ट। पेशेंट होंग युन सू सामने आया। एल्केमी का ग्रैंड एल्केमिस्ट था। उसने एक आईब्राव उठाया और कहा, तुम जानते हो कि आज डिस्चार्ज है, राइट? रोहन ने हल्का सिर टिल्ट किया, क्यूरियोसिटी भरी आंखों से पूछा, क्या यह वही एप्पल है? होंग युन सू की आंखें चमक उठीं। वह याद करते हुए बोला, वही एप्पल जिसे तुमने मिस्टीरियस चीज डिस्कवर करने के बाद बल्क में खरीदा। रूमर्स पहले ही हर जगह फैल चुके हैं। रोहन ने हाथ वेव करते हुए कैजुअल टोन में कहा, व्हाट नॉनसेंस। होंग युन सू ने जानते हुए स्मर्क किया और एक एप्पल को छीलते हुए कहा, आई न्यू यूड से दैट। उसने एक स्लाइस काटा और जोर से बाइट लिया। उसके आईज वाइड हो गए टेस्ट महसूस करते ही। क्रेजी, टेस्ट और न्यूट्रिशन दोनों लिमिट तक पैक्ड हैं। क्या बाकी एप्पल्स भी इतने डिलिशियस हैं? टेस्ट वेरिएशन क्या है? रोहन ने खुद भी एक बाइट लिया, हल्की मुस्कान के साथ मर्मर्ड, एम आई सम गॉड ऑफ कुकिंग? होंग युन सू ने एप्पल स्लाइसेस को डिसर्निंग आई से देखा। इवन विद योर सेंसेस इसे नोटिस करना मुश्किल है। ये कैसे ग्रो किए? स्पेशल फर्टिलाइजर यूज करने पर भी सारे एप्पल्स का टेस्ट और अरोमा एनहांस करना मुश्किल होता। अचानक होंग युन सू की आवाज मॉक फ्रस्ट्रेशन में उठी, हे तुम क्रेजी बास्टर्ड, जो गिफ्ट लाए हो, अगर सब खा लिए तो क्या करोगे? रोहन काम और अम्यूज्ड होकर रिप्लाई किया, देन ईट इट क्विकली। होंग युन सू ने मोबाइल फोन उठाया और हंसते हुए कहा, मुझे टाइम की कमी नहीं है। पैसे की कमी? नहीं, मैं अपने पैसे से खरीद लूंगा। मैं सर्कुलेशन डिपार्टमेंट स्टोर का वीआईपी हूं। उसने सीधे स्टोर को कॉल किया और दूसरी तरफ से एक वॉइस ने जवाब दिया, कस्टमर, हम वास्तव में क्षमा चाहते हैं, लेकिन अभी रिजर्वेशंस बहुत ज्यादा बैकलॉग्ड हैं। होंग युन सू ने चिंता को वेव करते हुए कहा, तुम्हारे पास अभी भी बहुत कुछ बचा है, राइट? मुझे बेच दो, मैं डबल पे करूंगा। नो, ट्रिपल। रोहन ने शांत और मुस्कुराते हुए रिप्लाई किया, आई हैव बोथ मनी एंड टाइम। होंग युन सू ने मॉक आउटरेज में चिल्लाया, कितना पेटी है ये? ऐसा करके भी क्या तुम फ्रेंड हो? तुम तो स्टूपिड हो। रोहन ने कैजुअली लीन करते हुए टीजिंग टोन में कहा, तुम ही तो नहीं खाए। उनके अनअवेयर होने के बावजूद बाहर रिपोर्टर्स ने पिक्चर्स खींची और इंटरैक्शन कैप्चर हो गया। हेडलाइन तुरंत ब्लेयर्ड हुआ, ब्रेकिंग न्यूज, ग्रैंड एल्केमिस्ट होंग युन सू डिस्चार्ज्ड इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग एम्परर एप्पल। एम्परर एप्पल दैट इवन क्यूर्ड एल्केमी साइड इफेक्ट्स। इज इट रियली अ पैनेसिया? सीन कट हुआ रयू पर, जो फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ न्यूज देख रहा था। उसने एंग्रीली स्क्रीन पर चिल्लाया, आर यू किडिंग मी और व्हाट? ये लोग आग में फ्यूल डाल रहे हैं। ये पैनेसिया नहीं है।